सो हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और जैसा आपको पता है कि हमने पावर आईएएस पे एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक की सारी एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 7 की हिस्ट्री और पॉलिटी कवर किया हुआ है और आज के बैच में मैं स्टैंडर्ड 8 की मॉडर्न इंडिया यानी कि हिस्ट्री को स्टार्ट करके कवर करूंगा। राइट, सबसे पहले ये एनसीईआरटी सीरीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये एनसीईआरटी सीरीज वो सारे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हाईली यील्डिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास के बाद में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मॉडर्न इंडिया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब यूरोपियंस के आगमन से लेकर के देश के आजाद होने तक 1947 तक के टाइम फ्रेम में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उनका अलाइनमेंट कैसा है। बहुत बार क्या होता है, जब हम गाइड्स को पढ़ते हैं या फिर किसी के कोचिंग के स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं तो हम ना टॉपिक्स को बहुत अलग अलग करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल 1857 का रिवोल्ट पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल मैसूर का वॉर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल गांधी फेस पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिस्ट या मॉडरेट नरम दल या गरम दल इनके बारे में पढ़ लिया। बट ये टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हम पढ़ पाते, मतलब किस टॉपिक के बाद में कौन सा टॉपिक आएगा और इनके बीच का रिलेशन क्या है, ये बहुत बार हम मिस आउट कर जाते हैं। और इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है? तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमें टॉपिक्स को पढ़ने के टाइम में बहुत ज्यादा रटना पड़ता है, फैक्चुअली चीजों को बहुत याद करना पड़ता है। आज हम एनसीईआरटीज के थ्रू इन सारे टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कैसे कनेक्टेड है। अगर हिस्ट्री में हमने इन कनेक्शंस को बिल्डअप कर लिया देन ट्रस्ट मी हिस्ट्री विल बी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी के पैटर्न पे सेम स्टोरी के टाइमलाइन के साथ में अपनी मॉडर्न इंडिया को कवर करें। राइट, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आधे स्क्रीन पे मॉडर्न इंडिया का पीडीएफ खुला हुआ है एनसीईआरटी का, एंड हाफ ऑफ द स्क्रीन मैंने उन्हीं चैप्टर्स के नोट्स निकाले हुए जो मैंने खुद से तैयार किए। अब ये नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के बैच में मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉडर्न इंडिया में या फिर कभी भी एनसीईआरटी में कौन सा पार्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम लिटरेचर को अगर कट डाउन करें तो वहां से कौन से ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। राइट, अगर आपको ये कंटेंट या फिर पीडीएफ चाहिए होगा एनसीईआरटी का तो आपको हमारे पावर आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको मैं अभी कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर दूंगा। राइट, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने बताया आज हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास मॉडर्न इंडिया का टाइमलाइन है। तो एक बार मैं आपको इसका ना पूरा का पूरा इंडेक्स बता देता हूं कि कैसे कैसे हिस्ट्री को कवर किया है, खासकर मॉडर्न इंडिया को एनसीईआरटी ने कवर किया है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, हाउ व्हेन एंड वेयर। अब ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा सा मेंस वाला टॉपिक है, मतलब इसमें ना आंसर राइटिंग में काम आएगा। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है और पूरा का पूरा टाइम फ्रेम कैसे डिवाइडेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मॉडर्न इंडिया है या फिर मैं बोलूं मिडीवल है या फिर मैं बोलूं एंशिएंट है, ये तीन तरीके के फेज को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, मिडीवल, एंशिएंट, मॉडर्न, इनको रखने का पीछे बेसिस क्या था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जेम्स मिल ने पहले हिस्ट्री को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया था रिलीजन के बेसिस पे। मतलब थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार, और टेरिटरी मतलब क्या होता है? जमीन। मतलब किस तरीके से हमने व्यापार के साथ शुरुआत किया और जमीन पे आके अपना अधिकार दिखा दिया। ये टॉपिक बताना क्या चाह रहा है? तो लेट मी टेल यू, ये जो टॉपिक है इट इज जस्ट ट्राइंग टू से कि यस, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, राइट, ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने स्टार्ट कैसे किया? एक ट्रेडिंग कंपनी। राइट, ये आई इंडिया में व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए आती है और बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद ना ये ट्रेडिंग से क्या हो जाती है, एक पॉलिटिकल एंटिटी या फिर एक पॉलिटिकल पावर बन जाता है। मतलब इसके पास में राजनीतिक शक्तियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं, लेकिन आई तो थी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में। तो आखिरकार में ऐसा क्या होता है कि ट्रेडिंग कंपनी एक पॉलिटिकल एंटिटी में कन्वर्ट होती है, और जब ये कन्वर्ट हो रही है, राइट, तो इस बीच में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो इस ट्रेडिंग कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए इंडिया में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप पढ़ोगे किस तरीके से उन्होंने बंगाल को जीता। बंगाल को पहले जीता है, सिराजुद्दौला को हराया, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे किस तरीके से इन्होंने मैसूर को जीता। मैसूर में कौन थे? तो पहले हैदर अली थे, उसके बाद में टीपू सुल्तान थे, उनको हराया। फिर हम पढ़ेंगे किस तरीके से इसने मराठाओं को हराया, किस तरीके से इसने रंजीत सिंह या फिर आपको सिखों को हराया। तो इन सबको हराने के बाद में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन जो यहाँ के इंडिया में जो लोकल रूलर्स थे, जो क्षेत्रीय राजा थे,
जो पॉलिटिकल पावर्स थे उनको हराने के बाद में यही ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से क्या बन जाती है, एक पॉलिटिकल एंटिटी बन जाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में कवर करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको, राइट, क्या था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था। तो इन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर में कवर अप कर रहे होंगे, राइट। तो यहीं पे इन्होंने बताने की कोशिश की है कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड को किस तरीके से, मतलब अब अगर आप पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रहे हो तो देश के जो कोने हैं जहां पे कुछ ट्राइबल्स रह रहे हैं, कुछ जनजातियां रह रहे हैं, उनको आप कैसे जीत रहे हो, उनको कैसे हरा रहे हो, राइट, उसको लेकर के सेम चैप्टर 4 भी सेम चीज को बताएगा। चैप्टर 5 जो है वो आएगा 1857, 1857 की क्रांति। मॉडर्न इंडिया का ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 1857, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया को 1857 के रिवोल्ट ने 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है। अभी बैच में बताऊंगा कि कैसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। फिर आएगा सिविलाइजिंग द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशन, मतलब किस तरीके से हम यहाँ के इंडिया के रहने वाले लोगों को सिविलाइज करते हैं, मतलब अंग्रेज यहाँ के लोगों को आकर के पढ़ाते हैं, उनको साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बताते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से इंडियंस मूर्ख थे, ट्रेडिशनल सोच वाले थे, बिना किसी चीज के ऊपर क्वेश्चन किए हुए एक्सेप्ट कर लेते थे, इसलिए उनको हरा करके बेवकूफ बना करके रूल करना आसान था। तो उन अंग्रेजों को कैसे उन इंडियंस को कैसे इनलाइटन करे, इंग्लिश नॉलेज जो वेस्टर्न नॉलेज है, राइट, अंग्रेजी भाषा में किस तरीके से इनको हम पढ़ाएं, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा, जिसमें आप पढ़ोगे ओरिएंटलिस्ट या फिर एंग्लिसिस्ट के बीच में कंट्रोवर्सी है। अभी बैच में पढ़ाऊंगा मैं, वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मॉडर्न इंडिया का आइडिया रखा है तो आपको पता है कि इनमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने स्पेक्ट्रम जैसी बुक को पढ़ा हुआ है ना, फिर भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एनसीईआरटी जरूर देखो, क्योंकि एनसीईआरटी से ना आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे जो आपके मेंस में पॉइंट्स को कनेक्ट करने में आसान होगा, राइट। अभी के बैच में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिगो प्लांटेशन का जो इशू था वो किस तरीके से महात्मा गांधी के आने तक एक मेजर इशू रहा है, राइट। अभी आपको पता चलेगा कि बक्सर के युद्ध के बाद जब डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है तो किस तरीके से जो अंग्रेज थे ब्रिटेन से गोल्ड लेकर के इंडिया में आ रहे थे, यहाँ की चीजों को खरीदने के लिए वो गोल्ड लाना बंद कर दिए थे और यहीं से यहाँ के एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपने किसी भी बुक को पढ़ा हुआ है तो वो कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी से बिल्डअप करने पे ही मिलेगा। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, यू आर जस्ट अ फ्रेशर, then let me tell you NCERT is the easiest and the simplest book to start with, right। आज की क्लास के बाद में आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो बहुत जल्दी पेज रैप अप करोगे, आपका टॉपिक कवर होते जाएगा, राइट। सो इस चीज को हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, मतलब किस तरीके से सोसाइटी में ना रिफॉर्म्स आते हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे, विद्यासागर जी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो बहुत सारे ऐसे बड़ी पर्सनालिटीज आएंगे, उनके हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, 1817 से लेके 1947 तक, मतलब फ्रॉम 1870 टू 1947, ये पूरे के पूरे टाइम में एक नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के बीच में जन्म लेती है और किस तरीके से लोग अब नेशनल स्ट्रगल की तरफ में चलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ के बाद में आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या ये 1 से 1.5 घंटे का जो हम क्लास कवर करेंगे इससे हमारा पूरा यूपीएससी कवर हो जाएगा? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मार्केटिंग के लिए मैं बोल दूं कि हाँ करा दूंगा, बन जाएंगे क्वेश्चन, या कोई भी बोल दे, नहीं पॉसिबल है। 1 घंटे में आप किसी के 2 या 3 महीने की मेहनत नहीं कवर कर सकते, बट यहां से आप इस चीज को कवर कर सकते हो कि आपके पास में एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि कैसे मॉडरेट के बाद एक्सट्रीमिस्ट का फेज आ रहा है, कैसे एक्सट्रीमिस्ट के बाद रेवोल्यूशनरीज का फेज आ रहा है। ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये बुक डेवलप कर देगी। इसके बाद आप जितने डिटेल में बुक्स को पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज सरप्लस होती जाएगी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हम मॉडर्न इंडिया और ऐसे स्पेक्ट्रम जैसे बुक को भी अपने क्लासेस में जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे। मतलब अगर आपको इस बुक को कवर करने में लेटे सपोज करो अगर 8 से 10 घंटे लगते, तो आज की क्लास के बाद में ये 1.5 से 2 घंटे में कवर अप हो जाएगा, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर, राइट। तो देखो, सॉरी, ओके, यस, ये रहा आपका चैप्टर, है ना। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया हुआ है, एट द वेरी बिगिनिंग दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरीके से डेट्स इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। यही सब यहाँ बताने की कोशिश की है, विच इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका असली चैप्टर स्टार्ट होता है हाउ डू वी प्रायोरिटाइज, मतलब पूरी हिस्ट्री को हमने किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि अगर आप पूरे हिस्ट्री को देखो तो इंसान अगर चाय पीना शुरू करता है, राइट, अगर सपोज करो हिस्ट्री में कभी हमने चाय पीना स्टार्ट किया
तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ऐसा डेट होगा कि हमने 1 नवंबर को ही पहली बार चाय पीना शुरू किया था और फिर पूरे देश में लोग चाय पीने लग गए, राइट। इसका कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं ना जिनका फिक्स डेट नहीं होता है, जो एक टेम्परामेंट लोगों के धीरे 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 विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के बदलने के बाद वो डेवलप होने लग जाता है। मतलब अगर हम चाय का एग्जांपल ले रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि पहले चाय पत्ती ढूंढा गया, राइट, फिर उसमें चीनी मिलाया गया, फिर पानी डाला गया, उबाला गया, फिर कहा गया कि हाँ ये कोई नई सी चीज बन गई। किसी एक ने पहले बार ट्राई किया, फिर एक रीजन के लोगों ने पीना स्टार्ट किया, उस क्षेत्र में पॉपुलर हुआ तो राज्य में पॉपुलर हुआ, ऐसे करके एक टी का कल्चर डेवलप हो गया, राइट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री में टी चाय पीना सबसे पहले किसने शुरू किया, नो वन नोज दैट। तो हिस्ट्री में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आप किस तरीके से बताओगे कि इस टाइम फ्रेम पे इस आदमी ने इस काम को शुरू किया, राइट। तो इसी चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए हिस्टोरियंस ने खास करके मॉडर्न इंडिया में गवर्नर जनरल्स को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि काम करो, गवर्नर जनरल को अपने साथ में अलाइनमेंट रखते हैं कि इंडिया में कौन सा गवर्नर जनरल किस टाइम पे आया, उसको ना उसके नाम को पकड़ते हैं, उसके टाइम फ्रेम को पकड़ते हैं और फिर पढ़ते हैं कि इसके टाइम पे उसने क्या क्या काम किया, राइट। तो ऐसा करने में क्या होगा, ऐसे करने में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि अब हम हिस्ट्री को ना एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने टाइम को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया, राइट। इसी चीज को एनसीईआरटी ने बताना स्टार्ट किया। अब एक दूसरा चीज आता है जिसे यहाँ पे इन्होंने बोलने की भी बात की, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, मतलब अलग अलग गवर्नर जनरल्स, वाइसरेज, उनको पकड़ करके उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ उसको पढ़ना इन्होंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आता है हाउ डू वी प्रायोरिटाइज, मतलब अब हिस्ट्री में हम टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अब देखो टाइम को प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है, तो लेट मी मेक दिस क्लियर। यस, टाइम को प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि हम पहले एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, राइट, एंशिएंट के बाद हम मेडिवल पढ़ रहे हैं, राइट, इसके बाद हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं। मतलब आज के टाइम पे भी अगर आप खुद से क्वेश्चन करो तो हाउ कुड यू से कि सबसे पहले एंशिएंट इंडिया आएगा और इसका नाम आपने एंशिएंट क्यों रखा, राइट। एंशिएंट मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना एंशिएंट में, बट इस वाले टाइम फ्रेम को 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ, 7th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ, इसको एंशिएंट क्यों कहा आपने। ये तो कुछ और भी कह सकते थे, जब हिस्ट्री लिखी गई तो उस वक्त इसका क्या नाम था, तो उस वक्त ये नाम नहीं था, उस वक्त इसका नाम था जो कि किसने नाम दिया हुआ, ये जेम्स मिल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है याद रखना। जेम्स मिल के हिसाब से हिस्ट्री को इन्होंने स्टार्टिंग में 3 पार्ट में तोड़ा था। कौन कौन से पार्ट में तोड़ा, तो एक बनाया इन्होंने हिंदू, एक बनाया इन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री, सबसे पहला हिंदू हिस्ट्री, दूसरा मुस्लिम हिस्ट्री और तीसरा ब्रिटिश हिस्ट्री। इन्होंने क्या किया, धर्म के बेसिस पे कर दिया। हिंदू हिस्ट्री मतलब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे हिंदुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, कौन सा इंपायर कहां स्टार्ट हुआ, कौन सा इंपायर कहां खत्म हुआ, तो इसको हम हिंदू हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मुस्लिम हिस्ट्री मतलब जब हिंदुओं का टाइम पीरियड खत्म होने लग गया, हर्षा के बाद में मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है इंडिया में, मुस्लिम्स आक्रमण करना शुरू करते हैं, राइट। तरायन का पहला युद्ध, तरायन का दूसरा युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन, सेकंड बैटल ऑफ टैरिन, इनके बारे में मैंने आपको बेसिक्स स्टैंडर्ड 7 की मेडिवल इंडिया में बताया हुआ है, राइट, एनसीईआरटीज में आप उसको जाकर के देख सकते हो। ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको पावर आईएएस के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, एंशिएंट का, मेडिवल का, मॉडर्न का, मैंने सबको एक अलग प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ है, तो अगर कोई भी सेक्शन आपका वीक है आप जाके देख सकते हो वहां से। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रहा हूं आपको, हाँ, मुस्लिम इन्वेजन्स, तो एक पूरा का पूरा टाइम फ्रेम आप देखोगे कि सिर्फ उसमें मुस्लिम्स ने ही रूल किया हुआ है। दिल्ली सल्तनत देख लो या फिर मुगल्स देख लो, पूरा मुस्लिम का टाइम पीरियड है। तो जेम्स मिल ने क्या किया कि सबसे पहले हिंदुओं का टाइम पीरियड ऐसा हिस्ट्री डिवाइड किया, दूसरे में इसने कर दिया मुस्लिम्स का टाइम पीरियड, और जब अंग्रेज आते हैं इंडिया में, राइट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जितने भी यूरोपियंस आते हैं ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो उसने इसको ब्रिटिश हिस्ट्री मतलब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड, एक ऐसा करके इसने एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट कर दिया, राइट। तो जेम्स मिल के हिसाब से हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, जेम्स मिल ने किस तरीके से हिस्ट्री को अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक बार मैं यहाँ पर फॉर योर रेफरेंस कवर कर रहा हूं। इन्होंने कहा हिंदू, फिर इसने कहा मुस्लिम्स, और तीसरा इसने कर दिया ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, मतलब इन 3 पार्ट्स में इसने हिस्ट्री को क्लासिफाई कर दिया। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, इसी 3 पार्ट को बाद में हिस्टोरियंस ने किसमें कन्वर्ट किया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसी चीज को देखो यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है पीरियोडाइजेशन में, कि जेम्स मिल ने क्लासिफाई किया था 1817 में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हिस्ट्री में, राइट। लेकिन बाद में जाकर के हमने इसको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इन 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है। अब एक नया क्वेश्चन ये आता है कि यार ये जो आपने एंशिएंट लिखा है, राइट, ये जो आप मेडिवल लिख रहे हो,
और ये जो आप मॉडर्न लिख रहे हो, ये बोल रहे हो कि इन 3 पार्ट में हमने हिस्ट्री को कन्वर्ट किया है, तो क्या ये जेन्युइनली इंडियन टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव आउटफ्लो क्या है, सबसे बड़ा नेगेटिव फ्लो क्या है कि ये एक्चुअली में एक वेस्टर्न कैटेगराइजेशन है। इसको ध्यान में रखना, वेस्टर्न कैटेगराइजेशन मतलब हमने वेस्ट की कंट्रीज से इस कैटेगराइजेशन को ले लिया है। उन्होंने भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न करके पूरा हिस्ट्री को बांटा हुआ है, हमने भी उसी फ्रेम में इसको कॉपी कर लिया। लेकिन वेस्ट की हिस्ट्री अलग है, इंडिया की हिस्ट्री अलग है, इसीलिए ये वाला जो कैटेगराइजेशन है, भले हम आज के टाइम पे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ये हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि मॉडर्न इंडिया का मतलब क्या होता है? मॉडर्न इंडिया का मतलब, या फिर किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि वहां पे हिस्ट्री डेवलप कर गई, राइट? यहां पे हिस्ट्री क्या हो गई? डेवलप कर गई। यहां पे लोग किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? तो यहां पे लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, यहां पे लोग बात कर रहे हैं लिबर्टी के बारे में, यहां पे लोग बात कर रहे हैं इक्वालिटी, समानता के बारे में। मतलब हम क्या देख रहे हैं? मॉडर्न का मतलब हो गया कि लोग की सोच मॉडर्न हो रहा है, लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारा जो मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री रहा है, उस हिस्ट्री में हमने डेमोक्रेसी की बात की है? कहीं नहीं की है। कहीं भी कहीं हमने लिबर्टी या इक्वालिटी की बात की है? कहीं नहीं की है। इनफैक्ट हमारा जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री रहा है, उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, इंडियंस को एक्सप्लॉइट, भारतीयों का शोषण, राइट? तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो ये जो मॉडर्न इंडिया का कैटेगराइजेशन जो कि हमने वेस्ट से लिया है, ये इंडिया की हिस्ट्री में फिट नहीं बैठता है। ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, राइट? कि हम मॉडर्न कह रहे हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री में उस वक्त कुछ खास मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुए नहीं है, राइट? हमने ये ले लिया वेस्ट से, वेस्ट में उस वक्त हुए थे लेकिन इंडिया में नहीं हुआ था। बट स्टिल जेम्स मिल से ज्यादा ये रिलेटेबल है, जेम्स मिल वाले से ज्यादा डेवलप्ड है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसी 3 बेसिस पे हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन मानते हैं, और यही सबसे एक्सेप्टेड टाइम फ्रेम है हिस्ट्री का इंडिया में अभी के टाइम पे, राइट एवरीवन? तो इस तरीके से पूरा का पूरा टाइम फ्रेम को डिवाइड किया गया हुआ है। यही यहां बताने की कोशिश की गई है व्हाट इज कॉलोनियल। तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो मॉडर्न इंडिया वाला टाइम पीरियड है ना, इसको बहुत लोग कॉलोनियल हिस्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉलोनियल हिस्ट्री? मत क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे के पूरे इस टाइम फ्रेम में अंग्रेजों ने एक ही काम किया है कि इंडिया को लूटो, और यहां से लिया हुआ रिसोर्स, यहां से जितना भी आप संसाधन ले करके इंग्लैंड भेज रहे हो, उनसे इंग्लैंड का ग्रोथ हो, उनके अपने देश का ग्रोथ हो। इसलिए इसको कॉलोनियल हिस्ट्री के रूप में भी कहा गया, किसको? मॉडर्न इंडिया को। और यही चीज आपकी चैप्टर 1 में बताने की कोशिश की गई है। सर्वे, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर्वे जितने भी आप आज के टाइम पे देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, इन सारे के सारे सर्वेज का शुरुआत कहां से हुआ है? इन सभी के सभी सर्वेज का स्टार्ट हुआ है अंग्रेजों के टाइम पे। मॉडर्न इंडिया में खास करके सारे सर्वेज होना स्टार्ट हुए हैं। और ब्रिटिशर्स ने एक सबसे पॉजिटिव काम क्या किया था कि हिस्ट्री में ना उन्होंने रिटन रिकॉर्ड्स का कल्चर प्रमोट किया। उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में रिटन रिकॉर्ड्स, मतलब एवरीथिंग शुड बी इन रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म, हर कुछ लिखित रूप में होना चाहिए, इस कल्चर को प्रमोट किया, जिसके कारण ना चीजें सिस्टमैटिक तरीके से रही। और वही एक रीजन है जिसके कारण अंग्रेज ने पूरे देश पर राज किया हुआ है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को रिटन एविडेंस के फॉर्म में रखते हो तो आपके लिए आसान होता है देश को रूल करना। दिस इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू हियर, राइट? इसी चीज को यहाँ पे मैंने फटाफट कवर कर लिया है नोट्स के फॉर्म में, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। कॉलोनियलिज्म क्या है? तो कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि आप किसी एक कंट्री को सब्जुकेट करो, मतलब उसको जीत जाओ, और उसके बाद में उसके जितने भी रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करो अपने खुद के कंट्री के बेनिफिट के लिए, खुद के देश के बेनिफिट के लिए, मतलब आप उसको अपनी कॉलोनी बना रहे हो। कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेस, इतिहास के जितने भी एविडेंसेस है उसके सोर्स कैसे रहे? तो एक होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड और एक होता है अनऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स जो गवर्नमेंट लिख के अपने पास रख रही है, जिसमें मैंने क्या बताया कि ब्रिटिशर्स ने इस कल्चर को प्रमोट किया। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड का एग्जांपल क्या होगा, तो सेंसस। जितने भी सेंसस है, जितने भी डाटा आप देख रहे हो, ये सब के सब क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। अनऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब आपने न्यूज़पेपर की कोई कटिंग उठा ली, किसी ने कुछ बायोग्राफी लिख दिया, कोई मिथिकल स्टोरी लिख दी गई है, राइट, जिसके पीछे का बेस नहीं है, ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो ये सब की शुरुआत हमने कहां से देखी है? अंग्रेजों के टाइम से देखना स्टार्ट किया, खास करके ऑफिशियल रिकॉर्ड को। और यही चीजों को यहाँ पे चैप्टर 1 में आपका बताने का कोशिश किया गया है। इट इज क्लियर एवरीवन? तो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा? तो हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में बस ये पढ़ा कि किस तरीके से हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में, राइट? जेम्स मिल ने हिस्ट्री को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मैं एक ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो वहां पे एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था
कि ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल ने हिस्ट्री को किन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। यू नो, टू बी फ्रैंक, आई वॉज अ टीचर, मैं वहाँ हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ा रहा था और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, क्योंकि मैंने जितनी भी गाइड्स पढ़े हैं, मॉडर्न इंडिया की बुक्स जो भी पढ़ा हुआ है, स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, या फिर जितनी भी अच्छी बुक्स को आप देख लो, राइट, उन बुक्स में ना ये टॉपिक मेंशन नहीं होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दिया होता है। लेकिन व्हेन आई वाज रीडिंग स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी तो मुझे दिखा कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि एनसीईआरटी के किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, यू नेवर नो, राइट एवरीवन। बट दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमने एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो ये था हमारा चैप्टर 1। अब दूसरा चैप्टर क्या है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले, तो इस चैप्टर में हम ये बात करने वाले कि किस तरीके से अंग्रेजों ने ट्रेड से लेकर के टेरिटरी स्टैब्लिश किया हुआ है। तो चलो मैं फटाफट आपको एक टाइमलाइन दे देता हूं कि हिस्ट्री को कैसे मॉडर्न इंडिया को हमें अप्रोच करना है। देखो, जो आपका मॉडर्न इंडिया है इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया हुआ है, राइट, हमेशा याद रखना। सबसे पहला पार्ट है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। क्या मतलब है इसका, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब यूरोपियंस का आगमन, यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, यहां से लेकर के रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति तक, मतलब यूरोपियंस के भारत में आने से लेकर के 1857 की जो क्रांति थी, ये पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री का, खासकर मॉडर्न इंडिया का पहला पार्ट होगा। यूरोपियंस इंडिया में कब आते हैं, तो याद करो 1498 में कौन आता है, वास्को डी गामा। कौन था, पोर्तुगीज। याद आ रहा है, राइट, इसको बैच में कवर करेंगे। तो यहां से हमारे यूरोपियंस आना स्टार्ट होते हैं और 1857 में जो क्रांति होती है ये आपका मॉडर्न इंडिया का पहला पार्ट है। तो दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट आपका सेम वहीं से स्टार्ट होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 की क्रांति से लेकर के कहां तक, इंडियाज इंडिपेंडेंस, मतलब 1947, देश की आजादी तक। 1857 से 1947, ये जो 90 इयर्स है, ये जो 90 साल है, ये 90 इयर्स की हिस्ट्री आपका मॉडर्न इंडिया का सेकंड पार्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया। इंपॉर्टेंट क्या है, तो अभी तक एग्जाम्स में जो सेकंड पार्ट है ना, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे और पूछते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस देख लो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट, ये 90 इयर्स की हिस्ट्री से मिलेगा, मॉडरेट से मिलेगा, एक्सट्रीमिस्ट से मिलेगा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से मिलेगा, गांधीयन ईरा से मिलेगा, ये सब के सब इस 90 इयर्स में कवर्ड है। यूपीएससी ना, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट या फिर क्वेश्चन को टफ करने के लिए इस वाले सेक्शन से पूछ रही है, खास करके यूरोपियन से पूछ रही है, राइट। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था, राइट। अल्मेदा कौन था, राइट। किसने गोवा को जीता था, सबसे पहले पोर्तुगीज कौन था जो गोवा को, जिसने स्टैब्लिश किया, अपना कैपिटल शिफ्ट किया। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल अलाइनमेंट में यूपीएससी पूछ रही है, जो कि सेक्शन 1 से ज्यादा आ रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में देखो तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस तक, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्टैंडर्ड 8 के एनसीईआरटी ने इस पूरे एरिया को एक रफ स्केच में कवर किया है, मतलब हॉरिजॉन्टली सारे टॉपिक्स को कवर किया, वर्टिकली बहुत डेप्थ में नहीं गई है। हम भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको हम एक एक करके, जब अपनी एनबीटी सीरीज नॉट बियॉन्ड दिस सीरीज को लॉन्च कर चुके हैं हम, जिसमें हम उन एरियाज को कवर कर रहे हैं जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है थीम्स से, उन थीम्स को जब कवर करेंगे ना तो हम भी थोड़ा सा वर्टिकल अप्रोच रखेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। बट अभी के जो बैचेस चलेगा उसमें हम एनसीईआरटी को मोस्टली फॉलो करेंगे और थोड़ा सा डेप्थ कवर करेंगे, बिकॉज अगर हम हर टॉपिक को बहुत डेप्थ में लेके जाएंगे तो ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर नहीं, ये 1-1.5 महीने का हो जाएगा, which is not feasibly possible, right? But anyways, let's get started here. तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, तो इन्होंने यहाँ पे ये बताने की शुरुआत की है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, राइट, उस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंपरर इंडिया में था, या फिर आप ये कह लो कि सबसे लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंपरर, मुगल का सबसे आखिरी जो सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है वो रहा है औरंगजेब। औरंगजेब के बाद ना मुगल्स की स्टोरी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है, मुगल्स धीरे धीरे करके नीचे जाना स्टार्ट कर दिए, राइट। खास करके कब, औरंगजेब के आने के बाद में। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जब आप औरंगजेब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए हैं वो बहुत ही कैपेबल नहीं रहे हैं, और इसी कारण जो बंगाल जैसा एरिया था जो कभी मुगल्स के डायरेक्ट कंट्रोल में था, वो एरिया मुगल्स के कंट्रोल से छूट गया और वहां पे नए नए लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं और नए नए गवर्नर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो गवर्नर्स अपने हिसाब से रूलिंग करना शुरू कर देते हैं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो जब इंडिया में आपके
फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स में सबसे पहले कौन आता है? पोर्तुगीज, जैसे डच, जैसे फ्रेंच, जैसे ब्रिटेन। याद रखना ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों के बीच में ना स्टार्टिंग में लड़ाई हो जाती है कि मैं यहाँ पे रूल करूंगा तो मैं रूल करूंगा, और नेचुरल है, लड़ाई करना भी बहुत नेचुरल है। इसके पीछे का सिंपल सा स्टोरी है कि सारे के सारे यूरोपियन पावर्स थे और सबको इंडिया से रिसोर्सेस लेकर के जाना था। तो क्या ये सिर्फ इंडिया पे रूल करने आए थे? नहीं, ये एक्चुअली में साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज में रूल किया इन्होंने। पोर्तुगीज हो या फिर आप देख लो यहाँ से क्या बोलते हैं, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, आप जाकर के नीचे देखो इंडोनेशिया हो गया, या फिर साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज है वहां पे इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ है। इंडिया में चूंकि एक बहुत बड़ा सा रीजन है जो टेम्परेट क्लाइमेट को हिट करता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट को हिट करता है, तो यहाँ पे ना वेजिटेशन अलग अलग है, तो यहाँ पे रिसोर्सेस अलग अलग है, तो यहाँ पे बहुत वैरायटी उनको मिलता है, इसलिए इंडिया एक मेन टारगेट रहा है बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसलिए इन सब के बीच में एक लड़ाई होती है। अगर हम बंगाल की बात करें तो सबसे पहले बंगाल में फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने कहां पे डाली थी? तो हुगली रिवर के पास में डाली थी। कब? 1651 के आसपास में हुगली रिवर के पास में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली फैक्ट्री बंगाल में डाली थी। इसी चीज को यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने कवर करने की कोशिश की है। अब देखो फटाफट पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डेप्थ बता दूं कि होता क्या है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं ना, तो याद रखना इसको, उनकी क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो इनको एक चार्टर देती है। क्या देती है? एक चार्टर देती है, और ये बोलती है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, खास करके इंग्लैंड की, इसके पास में पूरा अधिकार है कि ईस्ट में जाए और वहां पे जो भी इसके सामने कंट्रीज दिखती है ना, वहां से ट्रेड करके लाएगी। कहने का मतलब ये था कि ब्रिटेन से, इसको हमेशा याद रखना, ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी होगी जो ईस्ट में जाएगी और वहां से आकर के क्या करेगी? ट्रेड करके आएगी ब्रिटेन से। उसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ब्रिटेन के अलावा और भी तो देश है यूरोप में, फ्रांस है, पोर्तुगीज है, राइट? तो क्या फ्रांस और पोर्तुगीज इनको भी ये सैंक्शन मिला था? नहीं, फ्रांस और पोर्तुगीज भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भेजेंगे। याद रखना, फ्रांस वालों ने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भेजा है कि आप ईस्ट की तरफ में जाओ, जो भी देश दिखे वहां पे जाके रूल करो। पोर्तुगीज ने भी बोला है कि आप ईस्ट की तरफ जाओ, जो भी देश मिले आपको जाके वहां पे रूल करो, राइट? इस तरीके से इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया है। किसने? फ्रांस ने, पोर्तुगीज ने और बाकी सभी के सभी कंट्रीज ने। लेकिन जो ब्रिटेन है उसने क्या बोला है कि ब्रिटेन के जो अलग ट्रेडर्स हैं, इसको ध्यान रखना, जो ब्रिटेन में अलग ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, इनमें से ये व्यापारी कोई नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी। मतलब सपोज करो कि ब्रिटेन में 10 लोग हैं, इस 10 में से 5 लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, राइट? और 5 लोग नॉर्मल व्यापारी हैं। तो किसको ग्रांट मिला है, चार्टर मिला है? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले 5 लोग हैं, सिर्फ इनको परमिशन मिला है, ये जाकर के रूल कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल 5 लोग हैं जो ट्रेडर्स है, ये नहीं जा सकते, राइट? लेकिन क्या ये रूल सबके लिए अप्लाइड है? सबके लिए अप्लाइड नहीं है। फ्रांस वाले अपनी कंपनी भेज रहे हैं, पोर्तुगीज वाले अपनी कंपनी भेज रहे हैं, तो अब क्या होगा? तो अब यही होगा कि ये सारी कंपनी जब वहां पहुंचेंगी ईस्ट में, किसी भी कंट्री में, वहां पे जाकर के लड़ेंगी आपस में, वहां पे कोशिश करेंगे कि मैं पावरफुल बनूं, वहां कोशिश करेंगे कि मैं अपने आप को स्टैब्लिश करूं, और जो स्टैब्लिश कर लेगी उसका रूलिंग स्टार्ट होगा। इसलिए इंडिया में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ाई देखने को मिला है, राइट? इसी लड़ाई के बीच में मैसूर का युद्ध हुआ है। तो इस तरीके से स्टोरी की शुरुआत होती है, जो कि यहाँ पे बताया गया। सिंपल सा काम क्या था? तो सिंपल सा काम ये था कि आप ईस्ट की तरफ में जाइए और वहां से ट्रेड करके लेके आइए, जितने भी ट्रेडिंग गुड्स मिल रहे हैं इंडिया से या फिर ईस्ट में जो भी कंट्री मिल रहा है वहां से लेकर के आओ। तो क्या वो सिर्फ इंडिया आए? नहीं, वो इंडिया नहीं आए, इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में गए, अफ्रीका वाले एरिया में भी गए हैं। कैप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के नीचे वाला पार्ट में है एरिया, वहां पे गए हुए, और वहां से फिर वो इंडियन ओशियन होते हुए इंडिया की तरफ भी आते हैं। इसी चीज को यहाँ पे कवर किया है। कैप ऑफ गुड होप क्रॉसेस द इंडियन ओशियन, राइट? ये पूरा पूरा एरिया क्रॉस करते हैं और स्पेशली इंडिया में आते हैं। और पोर्तुगीज के बारे में बताया कि वो गोवा में आते हैं और गोवा में आके अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं, फिर अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी ने कवर करने की कोशिश की है। नाउ गोइंग अहेड, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड विथ बंगाल। देखो पता है, मतलब आई स्ट्रांगली फील ना कि इन सारे टॉपिक्स को ना मैं लिख करके टाइप करके लेकर के आया हूं, राइट? आई हैव द कंटेंट, बट इस कंटेंट को रीड करने से ना आपका कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज कि इसको समझना इंपॉर्टेंट है। रीड सब लोग कर रहे हैं, बट व्हाट मैटर्स इज कि हम कितना इन टॉपिक्स को समझ पा रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई कि मैं आपको लिख करके इन टॉपिक्स को बताना चाहता हूं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन यही है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, राइट?
ये सबसे पहले बंगाल से अपना ट्रेड स्टार्ट करती है। तो क्वेश्चन उठता है कि सिर्फ बंगाल से क्यों करती है, तो ये मेंस का टॉपिक हो गया। क्यों करती है, क्योंकि बंगाल से ना मेजर पेरेनियल रिवर्स, क्या होता है इसका मतलब कि सबसे बड़ी साल भर बहने वाली नदियां, साल भर बहने वाली नदियों को पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। और एक सीजनल रिवर होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक मौसम में बहेंगी। फॉर एग्जांपल बारिश हो रहा है तो पानी का फ्लो बढ़ गया, बारिश खत्म तो सूख जाएंगी, जैसे साउथ इंडिया में होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बंगाल में ना जितनी भी नदियां हैं, फॉर एग्जांपल गंगा आप लेकर के चलो, वो पूरे साल उसका पानी का फ्लो रहता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया बेल्ट की है, ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहा है, पानी आ रहा है। तो ये रिवर्स के कारण यहाँ पे सॉइल एल्यूवियल है, राइट। और एल्यूवियल सॉइल के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत आसान है। बहुत बड़े स्तर पे खेती हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे आप यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। तो स्पेशली बंगाल का जो एरिया है ना, यहाँ पे हमेशा याद रखना रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है बंगाल में। और रिसोर्सेस इतना ज्यादा है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर आएगी यूरोप से और ट्रेड करना स्टार्ट करेगी तो उसको प्रॉफिट ही होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। और यही रीजन है कि बंगाल को लेकर के हमेशा लड़ाई होती रहती है सबके बीच में। और यहां तक कि एक हिस्टोरियन ने यह भी कहा हुआ है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कि फ्रेंच साउथ इंडिया में गए, राइट, मद्रास, मैसूर, उन एरियाज को कंट्रोल करने की कोशिश की, खास करके मद्रास वाले रीजन को, साउथ इंडिया को। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो कहते हैं कि अगर फ्रेंच साउथ इंडिया की जगह अगर बंगाल को अपने कब्जे में ले लेते तो हो सकता है कि आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का शासन नहीं होता, फ्रेंच का शासन होता। रीजन बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सीड होने का सबसे बड़ा रीजन था बंगाल। वहां पे बहुत रिसोर्सेस है, बहुत पैसा है वहां पे, साउथ इंडिया में उतना पैसा नहीं है, राइट, इट इज क्लियर। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, खास करके ब्रिटिशर्स का सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने बंगाल को जीत लिया, जहां पे बहुत रिसोर्सेस थे। और अगर हम बंगाल को जीतने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम है मुर्शिद, MURSHID, मुर्शिद कली खान, राइट। जस्ट अ सेकेंड, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट से नेम है, एक सेकेंड, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, यस यस यस, दिस इज बेटर, यस। तो पहला नाम है मुर्शिद अली खान। दूसरा नाम कौन है, तो दूसरा नाम है आपके अली वर्दी खान, राइट। पहला नाम है मुर्शिद अली खान, दूसरा नाम है अलवर्दी खान, और तीसरा नाम है सिराज उद दौला। अब देखो इन नाम को लेकर ना डरने की जरूरत नहीं कि पता नहीं मैंने क्या ही बॉम्ब गिरा दिया। मुर्शिद अली खान कौन है, तो मुर्शिद अली खान बहुत पहले में बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, जिनके पास में बंगाल का एरिया उनके कंट्रोल में था। सबसे पहले जाकर के पावरफुल रूलर बंगाल में यही बनते हैं जब पूरा कुछ टूटता है, स्पेशली मुगल से हम टूट करके निकलता है बंगाल, राइट। उसके बाद में कौन बनता है, अलवर्दी खान, और उसके बाद में कौन आता है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिराजुद्दौला के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुआ है जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ है। कब हुआ है ये प्लासी का युद्ध, तो ये हुआ है टू बी प्रिसाइज 23 जून 1757। इस टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था, राइट। प्लासी का युद्ध होने का पीछे का रीजन क्या है, तो देखो सिंपल सा रीजन है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों क्या कर रहे थे, तो बंगाल को जीतने में लगे हुए थे। उनके दिमाग में ये था कि हमको कोलकाता में अपनी एक कंपनी बनानी है, अपना एक किला बनाना है। क्यों किला बनाना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच इन दोनों के बीच में ना इंटरनेशनली युद्ध चल रहा है, 7 years वॉर, 7 साल से लगातार युद्ध चल रहा है। तो इनकी जितनी भी कॉलोनीज हैं वहां पे भी युद्ध होगा, इसके चांसेस हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे थे कि कोलकाता में अपने अपने फोर्ट्स बना रहे थे, राइट। सिराजुद्दौला ने क्या किया ना, सीधा बोला कि भाई ना फ्रेंच यहाँ पे फोर्ट बनाएंगे ना ब्रिटिशर्स फोर्ट बनाएंगे। रीजन, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों में से कोई भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था, राइट। और इनके पास में एक फरमान मिल चुका था औरंगजेब से कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बट ये उस फरमान का मिसयूज करते थे। कैसे मिसयूज करते थे, तो देखो जो फरमान मिला था ना कि आप यहां पे टैक्स कर सकते हो, मतलब ट्रेड कर सकते हो, उसने ये कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कोई भी ट्रेड करेगी तो वो उसका टैक्स ना दे, राइट, चल जाएगा। हमने उसको एक टैक्स प्रिविलेज दिया हुआ है, फरमान दे दिया कि आप टैक्स फ्री ट्रेड करो आराम से। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, राइट, ये सब भी खुद में प्राइवेट टैक्स ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सपोज करो 100 लोग हैं, राइट, 100 पीपल आर देयर। अब ये 100 लोग इस कंपनी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, चल जाएगा, टैक्स नहीं दे रहे हैं, इनके पास स्पेशल प्रिविलेज है।
लेकिन इस कंपनी के अलावा ये 100 लोग अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, उनमें हर आदमी अपने लिए भी सामान खरीद रहा है, सोचा यहां से खरीद के अपने देश में बेच देंगे, वहां पे हमको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो ये जो प्राइवेट ट्रेड चल रहा था इसकी परमिशन नहीं मिली थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इस फरमान का, इस ट्रेडिंग अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे थे, राइट। ये बात पता चल गया सिराजुद्दौला को, उसने पहले ही मना कर दिया कि भाई एक तो अपनी कंपनी यहां मत बनाओ, राइट, अपने अपने किले मत बनाओ। इस चीज को सुन करके ना फ्रेंच थोड़े समझदार थे, वो शांत हो गए, वो किले बनाना बंद कर दिए, लेकिन अंग्रेज तैयार नहीं हुए। तो ब्रिटिशर्स उन किलों को अभी भी काम कर रहे थे। इसी पे सिराजुद्दौला अपने पूरे के पूरे फोर्सेस को लेकर के आता है और उस किले में आकर के सबसे पहले अंग्रेजों को हराता है और उनको हराने के बाद में ध्वस्त कर देता है। और इसी के बाद में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का गवर्नर है जो कि मद्रास में था, साउथ इंडिया में था। उसको इन्होंने फोन करके बुलाया कि सिराजुद्दौला आया और उसने हमें हरा दिया है, तो जल्दी से जल्दी रीइंफोर्समेंट भेजो। तो रॉबर्ट क्लाइव पूरे के पूरे सैनिकों को लेकर के पहुंचता है बंगाल में, और उसी के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलता है। इट इज क्लियर एवरीवन। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच था? तो बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में था। सबसे पहला बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है? तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में हुआ है। दूसरा पॉइंट, राइट। तीसरा, बैटल ऑफ प्लासी होने का रीजन क्या है? तो बैटल ऑफ प्लासी होने का सीधा सीधा रीजन है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे थे, नवाब को पसंद नहीं था, इसलिए उसने मना किया, उसने हराया, और बैकलैश में इन्होंने भी नवाब के ऊपर में अटैक किया। अब इंपॉर्टेंट है दो नाम, ये थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बाद ना टॉपिक कवर हो जाएगा। इसको साथ साथ मैं बोलूंगा कि नोट्स बनाते चलो। अगर बुक रखे हो तो बुक की भी रीडिंग करना, अदरवाइज आप नोट्स बनाना। देखो सेम चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, फरमान के बारे में लिखा हुआ है। मतलब क्या होता है? द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बिना ड्यूटी क्या फ्रीली ट्रेड करो, राइट। ये सारे के सारे फरमान मिले थे, लेकिन उसको मिसयूज कर रहे थे, जो मैंने अभी आपको समझाया। सो व्हाट आई वाज टेलिंग, तो मैं आपको क्या बता रहा था अभी? तो मैं आपको बता रहा था हाँ प्लासी के बारे में। अब देखो प्लासी में दो इंपॉर्टेंट नाम है। कौन से नाम है? तो एक नाम याद रखना, मीर जफर, पहला नाम, और दूसरा नाम है मीर काजिम। मीर काजिम एंड मीर जफर, दो इंपॉर्टेंट नाम है। मीर जफर कौन था? तो मीर जफर याद रखना सिराज उद-दौला, SUD, सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर था। कौन था भाई? मीर जफर। तो मीर जफर सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर था। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर के साथ में कोएलिशन, दोस्ती कर ली थी, और सीधा सीधा ये बोला था कि जब हम प्लासी में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करेंगे ना, तो तुम मिलिट्री लेके मत आना, क्योंकि तुम ही मिलिट्री कमांडर। ये तैयार भी हो गया। क्यों तैयार हुआ? क्योंकि इसको ये बोल दिया गया कि कल सिराजुद्दौला को हटा देंगे तो तुमको नवाब बना देंगे, यू विल बिकम द रूलर, सो इट इज बेटर कि तुम लड़ाई में आना ही मत वहां पे। और इस चीज के, इसी लालच में आकर के मीर जफर युद्ध में जाता ही नहीं है, और सिराजुद्दौला युद्ध शुरू होने से पहले ही हार गया। इट इज क्लियर। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारता है। कब हुआ था वो युद्ध? अभी मैंने टाइम बताया, 23 जून 1757। इट इज क्लियर। इसके बाद आता है मीर काजिम। होता क्या है कि अब ये लोग ना मीर जफर को नवाब के रूप में बैठा देते हैं, लेकिन मीर जफर से चीजें हैंडल हो ही नहीं पाती। रीजन क्या था? तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि जैसे ही सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जफर को रूलर बनाया गया, तो इससे बहुत बड़ा टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। मीर जफर को ऐसा लगा कि मैं तो इतना टैक्स दे ही नहीं सकता, मैं कैपेबल ही नहीं हूं, और ये सच में सक्षम नहीं था। तो इसको हटा करके मीर काजिम को मीर जफर की जगह नवाब बना दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल लग रहा है, बट इसको याद करने का मैं तरीका आपको बता दूंगा, राइट। बस पहले स्टोरी सुन लो। फिर इन्होंने क्या किया? मीर काजिम को रूलर बना दिया। मीर काजिम थोड़ा सा दिमाग से तेज था, राइट। मीर काजिम ने अपने आप को थोड़ी सी मतलब डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, और ऐसा कहते हैं कि सिराजुद्दौला के बाद में मीर काजिम वाज वन ऑफ द एबलेस्ट नवाब, बहुत ही काबिल नवाब था। उसने कैसे भी सोच करके अपने टैक्सेस को कम करने की कोशिश की। थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के साथ में टेंशन क्रिएट हुआ, और यहां पे होता है बक्सर का युद्ध। याद रखना, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1764, टू बी प्रिसाइज 22 अक्टूबर को, राइट। डेट्स को एक बार चेक कर लेना, अगर एक दो दिन ऊपर नीचे हो तो एक बार उसको सही कर लेना, बट आई एम प्रीटी श्योर डेट्स गलत नहीं होंगे। तो 22 अक्टूबर 1764 में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर होता है। इस बक्सर के युद्ध में मीर काजिम को हरा देते हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये बैटल ऑफ बक्सर इंपॉर्टेंट है, बस यहीं तक फैक्ट था। अब क्लियर है क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बैटल ऑफ प्लासी में ये सबसे वाला जो पहला वाला युद्ध था, कौन सा था? प्लासी का युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्लासी युद्ध मिलिट्री के पावर से जीता है अंग्रेजों ने, डिड ब्रिटिशर्स वॉन, और सिंपली
ब्रिटिशर्स वॉन द प्लासी बिकॉज ऑफ मिलिट्री पावर? नो, दे वॉन द बैटल बिकॉज ऑफ डिप्लोमेसी। कूटनीति का इस्तेमाल करके उन्होंने बैटल को जीता है। मिलिट्री तो आई ही नहीं, मीर जफर को पहले ही दोस्ती करके बेवकूफ बना लिया, राइट, बोला तुम्हें राजा बना देंगे, मिलिट्री कमांडर अपनी सेना लेकर के गया ही नहीं, तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला को हराना बहुत आसान हो गया। लेकिन क्या जो मीर कजीम के साथ में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ है, ये डिप्लोमेसी का युद्ध है? नहीं, यहां पे अंग्रेजों ने एक्चुअली में मिलिट्री लेकर के आए, यहां पे एक्चुअली उन्होंने मिलिट्री के साथ में हराने की कोशिश की है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई बक्सर के बाद में ना ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बन जाती है इंडिया में। क्यों बनती है पॉलिटिकल पावर भाई? पॉलिटिकल पावर बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या था बैटल ऑफ बक्सर के बाद में? पॉलिटिकल पावर बनने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अब उनके पास में कोई ऐसा सक्षम इंसान नहीं था जो मीर कजीम के बाद में आए, रिवोल्ट करे, अंग्रेजों को हराए। और अब एक्चुअली में पूरा का पूरा बंगाल उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, जहां से दीवानी राइट्स मतलब पैसे का सारा लेन देन अब कौन देखेगा? अंग्रेज देखेंगे। तो जैसे ही पैसा, मनी ट्रांसफर का लेन देन अंग्रेजों के पास में आता है, अंग्रेजों, ब्रिटिशर्स बिकम इनॉर्मसली पावरफुल। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने 3 नाम पढ़ा, सिराजुद्दौला, मीर जफर एंड मीर कजीम। अच्छा, मीर जफर और मीर कजीम में ना मैं भी बहुत कंफ्यूज होता हूं कि पहले मीर कजीम था या पहले मीर जफर था। बहुत सिंपल है, अभी आपको याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, आपको बस क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखना है कि किसके नाम का क्या वर्ड से पहले स्टार्ट हो रहा है। देखो, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? जे, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? क्यू। तो याद रखना, जे पहले आता है तो जफर पहले आएगा, क्यू बाद में आता है तो कजीम बाद में आएगा, बस। तो सिराजुद्दौला के बाद कौन आता है? मीर जफर। मीर जफर और उसके बाद कौन आता है? मीर कजीम, राइट। सिराजुद्दौला को किस बैटल से हराया गया? तो बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ? तो 23 जून 1757, राइट। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764, राइट। बैटल ऑफ प्लासी के पहले पूरी फोर्स को लेकर के साउथ इंडिया से कौन आया था लड़ने के लिए? रॉबर्ट क्लाइव। इसको भी ध्यान में रखना, रॉबर्ट क्लाइव। देखो, अभी ना हो सकता है कि तुम्हें ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि यार ये कितने नाम आ गए स्क्रीन के सामने, बट टू बी फ्रैंक, इनसे ज्यादा आसान तरीके से याद करने का कोई टेक्निक नहीं है। मैं स्टोरी भी इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद कर लो, और इनको ना पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते चलना, क्योंकि अगर अभी इसको याद नहीं कर पाओगे ना तो ये कभी याद नहीं होगा, टू बी फ्रैंक, क्योंकि फैक्चुअल पार्ट है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट, कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है। जो स्टोरी है मैंने समराइज करके बताया ताकि आपको रट्टाफिकेशन में टाइम ना लगे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपको स्टोरी समझने में, बस एक स्टोरी का आइडिया और आपको रटना आसान हो जाए। दैट इज द रीजन व्हाई मैंने बहुत ही कंसाइज तरीके से स्टोरी को बताया, राइट। एनसीईआरटी में ना इसके बाद की जो स्टोरी उसको बहुत डिटेल में कवर नहीं किया हुआ है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि हम जितना हो सकता है उतना इसमें कवर अप कर सके, राइट। इसी चीज को देखो यहाँ पे इन्होंने कवर करने की स्टार्ट की कि सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से ट्रेड स्टार्ट करती है? तो बंगाल से स्टार्ट करती है। बंगाल में कहा? हुगली से स्टार्ट करती है, राइट। इन्होंने इस जगह को लिखा हुगली से 1651 में, और उसके बाद अपने आप को एक्सटेंड करने लगती है। मुगल इंपरर औरंगजेब ने परमिशन दिया, क्या? फरमान। फरमान क्यों दिया? कि आपके पास में अधिकार है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सको बंगाल में, किसी को ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, ट्रेड करो। लेकिन इसका ये लोग क्या कर रहे थे? अभी मैंने बताया, मिसयूज। कैसे मिसयूज कर रहे थे? इनके जितने भी प्राइवेट ऑफिशियल्स थे वो क्या कर रहे हैं? प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, छुप छुपा के ट्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण मिसयूज होना स्टार्ट हो गया, राइट। इसके बाद में नवाब कौन बनते हैं? मुर्शिद अली खान। इन्होंने मना किया, बोला कि भाई ये सब ड्रामे नौटंकी यहाँ पे नहीं चलेगा, इन सबको यहाँ पे बंद करो। और नहीं बंद करने पे इन लोगों ने थोड़ा सा वहां अपने आप को स्टिक करने की कोशिश की, और बाद में जाकर के प्लासी का युद्ध होता है, राइट। इसी चीज को बहुत ही कंसाइज तरीके से बताया हुआ कि अलवर्दी खान की मृत्यु होती है 1756 में, राइट। अलवर्दी खान कौन? जो सिराजुद्दौला के पहले थे। इसके बाद से सिराजुद्दौला रूलर बनाए जाते हैं, और सिराजुद्दौला एक पपेट रूलर नहीं थे, ही वाज नॉट अ पपेट रूलर जो बोला जाए वो करेंगे, राइट। इसी कारण उन्होंने रिवोल्ट किया और अंग्रेजों को हराया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव आते हैं अपने पूरे कमांड में, पूरे ऑफिशियल्स को लेकर के, और फाइनली क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, इन चीजों को हमने कवर अप कर लिया हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इट राइट नाउ। बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया। अब यहां से ना एक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट क्या होना स्टार्ट होता है, इसको भी कर ही देता हूं ताकि इशू खत्म हो जाए। देखो, जैसे ही बैटल ऑफ, पहले क्या होता है? सेकेंड, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। इसके बाद से बक्सर, BUXAR, ठीक है। प्लासी हो गया, फिर उसके बाद से क्या हो गया? बक्सर हो गया।
अब बक्सर होने के बाद ना अंग्रेजों को ये चीज समझ में आ गया था कि अब आप किसी पपेट रूलर के बेसिस पे उसके नाम पे रूल नहीं कर सकते। पहले वो क्या था ना कि वो सीधा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे। क्या रीजन है? रीजन ये कि अंग्रेजों को ये लगता था कि यार यहाँ पे का कोई इंसान है, अगर उसको हम राजा बनाएंगे ना और वो हमारा पपेट हो, मतलब हमारा कठपुतली की तरह काम करे, तो हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होगा ना कि लोकल लेवल पे कोई भी टेंशन हो रहा है वो अपने लेवल पे हैंडल कर लेगा, हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, राइट। वो क्योंकि वो लोकल लोगों के बीच में रहा है तो उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लोकल लोगों की लैंग्वेज समझ सकता है, हम नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, वहां के रिलीजन को समझता है, हम नहीं समझ पाएंगे। तीसरा, वहां के रिलीजन के साथ साथ में जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, वो समझता है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो क्यों ना हम सीधा राजा ना बन के इन्हीं में से किसी एक को रूलर बना दे, राइट, और वो हमारा कठपुतली हो, हम जैसा बोले वो करे। ये इन्होंने कोशिश किया करने के लिए। दो लोगों के साथ कोशिश किया, किसके किसके साथ? मीर जफर के साथ, मीर कासिम के साथ। दोनों का दोनों फेल हो गया। अब फेल होने के बाद में अंग्रेज ने सीधा बोला कि एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, लेट अस डिक्लेयर आवरसेल्फ एज नवाब। हम अपने आप को ही नवाब बना देते हैं कि भाड़ में गए सब, अब हम ही नवाब है और आज के बाद में दोनों का दोनों रूल हमारे पास है। मतलब हम दीवानी राइट्स भी हमारे पास में होंगी और प्लस दीवानी के साथ साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं उसको फौजदारी कहते हैं, राइट। ये वाली राइट्स भी हमारे पास होगी। मतलब हम लैंड रेवेन्यू भी देखेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर भी देखेंगे, और इस तरीके से डबल गवर्नमेंट का स्टार्टिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एक इंसान को बैठा दिया जो लॉ एंड ऑर्डर देखे। लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? तो जैसे नवाब को बैठाया हुआ था स्टार्टिंग में कि नवाब लॉ एंड ऑर्डर देखेगा और सारा का सारा पैसा हम देखेंगे। कुल मिलाजुला के बात इतनी है कि जैसे ही ये लोग नवाब को हटाते हैं उसके बाद में पूरा का पूरा अथॉरिटी किसके अंदर आ जाता है? पूरी की पूरी अथॉरिटी आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही सर्वोसर्वा है, उसके पास में सारा पावर है। अब वो अपने हिसाब से चीजों को यूज कर सकती है, अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर सकती है, एंड देयर इज नो वन टू क्वेश्चन। कोई उसको क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरीके से वो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा बंगाल अपने कंट्रोल में कर लेती है, राइट। यहीं पे इसी चीज को बताने की कोशिश की गई है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर एवरीवन। जो आपको मैंने बता दिया हुआ, पॉलिटिकल लैंडस्केप, ब्रिटिश इंटरेस्ट, कंफ्लिक्ट विद सिराजुद्दौला, राइट। सिराजुद्दौला के साथ क्या कंफ्लिक्ट होता है, वहां पे मैंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इश्यूज थे उनको कवर अप करा दिया, और बैटल ऑफ प्लासी भी बता दिया, राइट। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बैटल ऑफ बक्सर भी बता दिया। ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए। इनका पीपीटी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ये नोट्स। आप बस इसको एक फॉर्मल रीडिंग करना और कोशिश करना कि आप एनसीईआरटी की बुक को ज्यादा अच्छे से एक बार रीड कर लो। उसके बाद ना ये टॉपिक्स याद हो जाएंगे, राइट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा डेप्थ में और कवर करना है तो उसको पॉसिबल नहीं है कि मैं भी आपको एनसीईआरटी के साथ में कवर करते जाऊं कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था, 65 में स्टार्ट हुआ, 1772 में खत्म हुआ, राइट। लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट किया, वरेन हेस्टिंग ने हटाया। बताने के लिए मैं बता दूं बट वो याद नहीं हो पाएगा, इतने सारे नाम आ जाएंगे। तो उनको ना हम आगे एनबीटी सीरीज जब कवर करेंगे, हिस्ट्री को डेप्थ में कवर करेंगे, वहां पे बताते जाऊंगा। अभी का काम ये कि इन्हीं फैक्ट्स को डाइजेस्ट करते रहो, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दीज फैक्ट्स। आगे आने वाली एनसीईआरटीज में हम उसको और डिटेल में कवर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी में बताने की कोशिश की है। धीरे धीरे करके क्या होता है, कंपनी का रूल एक्सपेंड होता है। क्यों एक्सपेंड होता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कंपनी क्या करती है, अपने एक रेसिडेंट को इंडियन पॉलिटिकल जितने भी रूलर्स थे उनके पास भेजती है। मतलब इंडिया में जितने भी रूलर्स थे, अब ये बंगाल जीत चुके हैं, तो उन रूलर्स के पास में अपने एक रेसिडेंट को भेजते हैं, बोलते कि ये आपके पास रहेंगे, ये हमारे तरफ से आपके लिए एक दोस्ती का संदेश है, हम लोग एक दूसरे के साथ दोस्त बन के रहेंगे। बहुत सारे लोग मना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, अब एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रही है, राइट। और इसी पॉलिटिकल पावर ने बाद में सब्सिडरी अलायंस जैसे चीजों को भी स्टार्ट किया। क्या है सब्सिडरी अलायंस, बताऊंगा आराम से, डो नॉट वरी अबाउट इट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे चलते हैं फटाफट। ओके, पहले फटाक से बताता हूँ सब्सिडरी अलायंस क्या है, उसके बाद में आपको आगे का चीज बताऊंगा। देखो इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये है क्या सिस्टम। इसका नाम देखो क्या है, सब्सिडरी अलायंस। जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसका एक बार हिंदी देख लेना क्या होता है, बट इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझाता हूं कि है क्या सब्सिडरी अलायंस। देखो एक ऐसा अलायंस जहां पे अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल होगा उस एम्पायर की आर्मी के ऊपर में, सबसे पहला। और दूसरा उस एम्पायर के इंटरनेशनल रिलेशंस पे। मतलब क्या है कि आप एक एम्पायर है, राइट। सपोज करो एक एम्पायर है और इसका रूलर आर है, राइट। एक रूलर है उसका नाम आर है जो उस एम्पायर को रूल कर रहा है। अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इसके साथ में लड़ाई किया, राइट। और लड़ाई में इसको हरा दिया।
अब हराने के बाद में यहाँ पे उन्होंने लगा दिया सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस के थ्रू क्या होगा, तो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ये जो रूलर आर था, इस रूलर की जो भी आर्मी है, राइट, वो कौन मेंटेन करेगा, अंग्रेज मेंटेन करेंगे। मतलब ब्रिटिशर्स अब अपनी आर्मी वहां पे बैठाएंगे। वो कहेंगे कि आप अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दो, आप जो भी रूलर थे, आपके पास में जो भी आर्मी थी, अब उसको छोड़ दो, आपके एम्पायर में देख रेख करने के लिए हम आर्मी दे रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरा, हम इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं वो हम करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब सपोज करो इंडिया का कोई एक रूलर है यहाँ पे, राइट। अब इस रूलर को एक दूसरे रूलर के साथ में, ये रूलर P1 है, ये रूलर R1 है, ये रूलर R2 है। अब इस R1 को R2 के साथ में कोई मैसेज पास करना है, दोस्ती करनी है, दुश्मनी करनी है, जो भी करनी है, ये डायरेक्ट नहीं करेगा। कौन करेंगे, अब ये करेंगे ब्रिटिशर्स। क्यों, क्योंकि इनके पास में दो चीज आ चुका, एक आर्मी का पावर और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस का पावर, राइट। और ये कहां पे बैठा दिया, रूलर आर के ऊपर में। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली इस राजा का पूरा शक्ति अंग्रेज अपने पास रख ले रहे हैं एक नए सिस्टम से, जिसका नाम क्या रखा हुआ है, सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस इतना इजी है भी नहीं, इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो आर्मी, जो अंग्रेज आपको दे रहे हैं ना, इस आर्मी का पैसा ये इस रूलर से ले रहे हैं कि हमने आपके एम्पायर में अपनी आर्मी भेजी है, हमने आपके एम्पायर में 1000 लोग भेजे हैं जो आपकी सेना की मदद करेंगे, राइट। उन 1000 लोग का खर्चा आपको हमें देना है। तो अल्टीमेटली हम आपको रूल भी कर रहे हैं और रूल करने का खर्चा भी आपसे ले रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? मतलब ये एक पूरी की पूरी पॉलिसी है, किस तरीके से रूलर्स को कमजोर करे और वहां पर अपने आप को सशक्त करे और उनको हराए, राइट। ये पूरा का पूरा सेटअप, इसका नाम क्या है, सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू भी अंग्रेज बहुत सारे एम्पायर्स को हरा रहे हैं। अगर सब्सिडरी अलायंस समझ लिए तो एक और समझ लो, इसके बाद से टॉपिक खत्म है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका भी हिंदी देख लेना, क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब सीधा है कि कोई भी इंडिया में एक एम्पायर है, राइट, और उसका राजा है R1, राइट। अगर इस राजा की मृत्यु हो जाती है और इसका कोई मेल नहीं है जो सक्सेशन में है, इसका कोई बेटा नहीं है, राइट, तो ये एम्पायर पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंदर। ब्रिटिशर्स इस पूरे एम्पायर में अपना कब्जा जमा लेंगे। अब इस पे ब्रिटिशर्स का राज होगा। और इस पॉलिसी के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, अंग्रेजों ने बहुत सारे एम्पायर को जीता है। रानी लक्ष्मीबाई, आप उनका देखो तो उनकी भी कहानी यही थी, राइट, कि उन्होंने एक एडॉप्टेड सन को ले लिया था और ये मानने के लिए तैयार नहीं थे एडॉप्टेड सन को लेकर के, एंड दे वर लाइक अब आपका एम्पायर खत्म हो चुका है आफ्टर द एंड ऑफ द राजा, राइट। अब आपका जो एम्पायर है दैट इज एंड, और वो हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू आपके एम्पायर को जीत रहे हैं। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की, तो याद रखना डलहौजी ने की है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड वर्ड क्या, नाम में उनका लॉर्ड लगा हुआ था, बट डलहौजी ने इसका स्टार्टिंग किया है। मतलब डलहौजी ने इस प्रथा की शुरुआत की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। और ये वन ऑफ द मेजर रीजन है 1857 के रिवोल्ट का। जो 1857 में क्रांति होती ना, उसका एक सबसे मुख्य रीजन यही था, क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो समझ में आ गया सब्सिडरी अलायंस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मेंस में कि डिस्कस द टूल्स द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू सब्जुगेट इंडियंस, उन टूल्स के बारे में बताओ जो अंग्रेजों ने इस्तेमाल करके पूरे के पूरे देश में इंडियंस को सब्जुगेट किया है, हराया है। तो उसमें ये दो टूल्स जरूर डालना, एक सब्सिडरी अलायंस और दूसरा कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, ऐसे भी बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने अपनाई है। आने वाले बैचेस में उनको समझाऊंगा मैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्लियर हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एम्पायर्स को जीतना स्टार्ट किया, राइट। ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि मैसूर किस तरीके से जीतते हैं, राइट। ये एक बस मेजर सा टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद से टॉपिक ही खत्म है। देखो ये जो मैसूर वाली कहानी है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैसूर में जो एक रूलर था उसका नाम था हैदर अली, राइट। और हैदर अली ने ना मैसूर, मतलब वोडिया डायनेस्टी, एक पहले से यहाँ पे डायनेस्टी चल रही थी, राइट, वोडिया डायनेस्टी। उसमें मैसूर में पहले हैदर अली वहां पे काम करते थे और धीरे धीरे करके ये राजा बनते, राइट, मैसूर में। और इनके राजा बनने के बाद में मैसूर पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में था। रीजन, ये बहुत ही अनएजुकेटेड थे, मतलब इलिटरेट थे, बट ब्रेन से बहुत शार्प थे, राइट। बहुत लोग को आप देखोगे ना जो बहुत एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन उनका दिमाग बहुत शार्प होता है। एंड ही वाज द गाय हैदर अली। हैदर अली के बेटे थे, उनका नाम था टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान और हैदर अली के ऊपर तो बहुत बड़ा सा चैप्टर है अगर आप देखो, बट उतना एनसीईआरटी में कवर नहीं किया हुआ, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, राइट। तो हैदर अली ने भी एक्चुअली में अंग्रेजों के साथ ना वॉर्स लड़े, जिसको क्या बोलोगे आप,
एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, राइट। इस युद्ध में हमेशा याद रखना, मैसूर के साथ में अंग्रेजों ने एक गेम क्या किया हुआ है कि मराठास को हमेशा यूज किया हुआ है, निजाम को हमेशा यूज किया हुआ है। इन दोनों की सहायता से उन्होंने मैसूर को हराने की बहुत बार कोशिश की है, और लास्टली मराठा और निजाम की मदद से ही मैसूर हारा है, राइट। तो आप देखोगे कि अपने ही रूलर को ना, अपने ही राजा के सपोर्ट ना मिलने से, इनफैक्ट उसका सपोर्ट अंग्रेजों के मिलने से यही रूलर्स खत्म हो रहे हैं, राइट। तो इनकी बहुत लंबी सी स्टोरी है। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए, उन 4 एंग्लो मैसूर वॉर में जो चौथा युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान के साथ, उसके बाद में पूरा का पूरा एरिया जो था वो किसके अंदर में आ गया, अंग्रेजों के अंदर में आ गया, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मैसूर हैड ग्रोन, यस, मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों के अंदर में ही मैसूर ग्रो करता है, वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करना स्टार्ट कर देता है, राइट। और इसी चीज को यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि जो चौथा वॉर हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया हुआ है 1799 में, याद रखना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ है, 1799 में। इसी वॉर में क्या हुआ है, सेरिंगपट्टनम जो कि कैपिटल था किसका, मैसूर का, उसको हरा करके अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का राज आ जाता है, ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान को हरा देते हैं इसी वॉर के बाद में, राइट। और इसके बाद में वहां पे सब्सिडरी अलायंस लगा दिया जाता है, मतलब अब उस रूल में जो रूलर उन्होंने बनाया, उस रूलर की जो मिलिट्री होगी कौन देगा, अंग्रेज। उस रूलर के जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे कौन देखेगा, अंग्रेज। मतलब अल्टीमेटली मैसूर किसके कंट्रोल में आ गया, अंग्रेजों के कंट्रोल में। सो जो फोर्थ, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर था वो कब हुआ था, 1799 में। इट इज क्लियर। वो जो वॉर हुआ था कहां पे हुआ था, सेरिंगपट्टनम में, द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। इसके बाद में उन्होंने पूरा का पूरा मैसूर अपने कब्जे में ले लिया। इसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो। जस्ट अ सेकेंड, यस। फिर मराठास को भी हराते हैं कौन, अंग्रेज। मराठास को कैसे हराते हैं, तो इसको ध्यान में रखना कि सबसे पहला मराठास के साथ में 3 युद्ध हुए हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसमें जो सबसे पहला युद्ध था वो था ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई में ना पता नहीं चला कौन जीता कौन हारा, सब बराबर पे थे, इक्वल फुटिंग में थे। जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें जाकर के धीरे धीरे करके मराठास हारना स्टार्ट कर दिए थे। और जो थर्ड युद्ध हुआ था, थर्ड युद्ध के बाद में पूरा का पूरा देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मराठा पावर केम टू एन एंड विद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एट 1817-1819। 1817 से लेकर के 1819 के बीच में जो थर्ड मराठास के साथ में वॉर होता है अंग्रेजों का, उसके बाद में जो पूरा का पूरा मराठा इंपायर था वो कोलैप्स कर गया और अंग्रेजों ने उस इंपायर को जीत लिया। और वहां पे जाकर के छोटे छोटे अलग अलग मतलब फैमिलीज ने अलग अलग रूल स्टार्ट कर दिया। कहीं होसलास रूल कर रहे हैं, कहीं कोई रूल कर रहा है, राइट। इस तरीके से उनका रूल टूट गया था। तो देखो कहने का मतलब बस यही है कि स्पेशली ये वाला जो पार्ट है ना हिस्ट्री का, कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने आप को एक्सपेंड किया, थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा सा बोरिंग है बट स्कोरिंग है। बोरिंग है बट स्कोरिंग है। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा स्पेक्ट्रम में डेप्थ में कवर करेंगे। बाकी एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया हुआ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, राइट। वही मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब किसने लगाया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी ने इसको लगाया था 1848 से 1856 के बीच में। और 1856 के बाद क्या आता है, 1857। क्यों इंपॉर्टेंट है, रिवोल्ट। तो मैंने आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक ऐसी पॉलिसी जिससे आप मतलब एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर रहे हो, सामने वाले को हरा रहे हो, ये एक मेजर रीजन बना था रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति की। इस पॉलिसी से कौन कौन से राज्य को हराया गया, तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। अभी मैंने आपको झांसी का एग्जांपल दिया था। तो ये कुछ ऐसे एम्पायर्स हैं जिनको किस प्रोसेस से, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू हराने की कोशिश की गई है। इसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की है, राइट। चलो वी आर डन टू दिस पार्ट। अब एक लास्ट है सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली वेरन हेस्टिंग, आपने अपनी पॉलिटी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको ध्यान में रखना कि वेरन हेस्टिंग, ये नाम हमेशा याद रखेंगे, राइट। स्पेशली 1773 से लेकर के 1785 के बीच में इंडिया में थे। वेरन हेस्टिंग के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आए, तो देखो कंपनी के पास में पावर आ गया कहाँ का, बंगाल और मद्रास। अभी 3 ऐसी प्रेसिडेंसीज थी
इसको आगे बताऊंगा, बट स्टिल जस्ट चेंज। यस, देखो हुआ क्या ना कि 3 प्रेसिडेंसीज थी। 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन से थी, मतलब 3 कौन से क्षेत्र थे जो एक्चुअली में अंग्रेजों के अंदर में थे। तो एक तो आपका था बंगाल, जो मैंने आपको बताया अभी, राइट। बंगाल के बाद दूसरा कौन सा था, बॉम्बे। हमेशा याद रखना, बॉम्बे भी एक प्रेसिडेंसी था जो अंग्रेजों के अंदर में था। तीसरा कौन सा था, मद्रास, राइट। ये 3 प्रेसिडेंसीज थी जो कि अंग्रेजों के अंदर में आ चुकी थी, राइट। अब जब 1773 का टाइम आता है, राइट, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट्स भी आते हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे, पूरी की पूरी हिस्ट्री में सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़ेंगे, राइट। इस टाइम पे वेरेन हेस्टिंग, इनको गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, राइट। और बॉम्बे और मद्रास, इन 2 प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अंदर में सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। सबऑर्डिनेट क्यों बनाया गया, क्योंकि बंगाल के पास बहुत रिसोर्सेस है, बंगाल के पास बहुत पैसा है, तो बंगाल को सबसे ऊपर रखा गया हायरकी में। इन दोनों के पास में रिसोर्सेस कम है, पैसा कम है, तो बॉम्बे और मद्रास का इसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी बंगाल में उस वक्त गवर्नर कौन थे, तो वेरेन हेस्टिंग साहब थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस इज द वेरेन हेस्टिंग, राइट। वेरेन हेस्टिंग जब गवर्नर थे तो उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस किए। सबसे पहला चेंज क्या किया, तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट कहां पे बनाया, तो जाहिर सी बात है, किसके गवर्नर जनरल थे वो, बंगाल के, तो सुप्रीम कोर्ट कहां बनेगा, बंगाल में। क्या कैपिटल था, कैलकाटा, तो बंगाल में, कोलकाता में सबसे पहले जाकर के सुप्रीम कोर्ट बनता है। कौन बनवाते हैं, वेरेन हेस्टिंग साहब, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस प्रेसिडेंसीज में यहाँ पे 2 तरीके के कोर्ट को बनवाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2 कोर्ट कौन कौन से, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। जो क्रिमिनल कोर्ट था इसको फौजदारी अदालत भी कहते हैं, राइट। और जो सिविल कोर्ट था उसको दीवानी अदालत कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, राइट। तो इस तरीके के कोर्ट का जो सिस्टम आप देख रहे हो, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया हुआ है, तो ये कोर्ट का सिस्टम भी आपका स्टार्ट किया हुआ है वेरेन हेस्टिंग के द्वारा। वेरेन हेस्टिंग कौन थे, तो वेरेन हेस्टिंग 1773 के आसपास में बंगाल के गवर्नर थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। देखो एक बदलाव और क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। एक इंसान है एनबी हॉलहेड, एनबी हॉलहेड, इन्होंने क्या किया ना कि 1775 में एक 11 पंडित बैठाए, 11 पंडित्स, उनको बैठा करके बोला कि आपके जो हिंदू लॉज हैं, जो भी हिंदू के लॉ है, कानून है, उनको ना आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और एक जगह कंपाइल करो, राइट। ट्रांसलेट नहीं मत करो, बस कंपाइल करो, बस ये बता दो कि ये आपके हिंदू के लॉज हैं। तो 11 पंडित बैठाए गए जिनको बोला गया कि पूरे लॉ को आप लिख करके लेकर के आओ। उन लॉज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, एनबी हॉलहेड ने, राइट। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए तो हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द हिंदूज लॉज इन इंग्लिश, द आंसर इज एनबी हॉलहेड। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1773 में, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। पुलिस लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आए, दरोगा बैठाया गया, राइट। उसका काम क्या था कि लोकल लेवल में जो भी उसका एरिया था वहां पे वो सुपरसीड करेगा। कलेक्ट्रेट सिस्टम बनाया गया, कलेक्टर बैठाया गया, कलेक्टर का नाम से पता चल रहा है जो रिवेन्यू कलेक्ट करे, राइट, जो रिवेन्यू लेकर के आए अथॉरिटी के पास में। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो आप देख रहे हो किसके टाइम में बनाए गए, वेरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाए गए, राइट। आर्मी में सिपाही बैठाया गया, ये भी किसने बनाया, वेरेन हेस्टिंग ने। जो कैवेलरी या इन्फेंट्री, मतलब जो पैर से चलने वाले सैनिक थे और जो घुड़सवार सैनिक थे, इनकी ट्रेनिंग किसने और अच्छी कर दी, वेरेन हेस्टिंग ने। तो आप देखोगे कि वेरेन हेस्टिंग जब गवर्नर बनते हैं तो पूरे देश में प्रशासनिक स्तर पे बहुत बड़े बड़े सुधार करना स्टार्ट करते हैं। किस टाइम पीरियड के आसपास की बात है, तो 1773। इट इज क्लियर एवरीवन। तो इस चीज को अभी हमने बैचेस में कवर अप कर लिया। एंड विद दिस, इसके साथ में हमारा जो चैप्टर है दिस एंड्स अप हियर, राइट। यस, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कंक्लूजन में यही था कि इसके बाद में हमने क्या देखा कि पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टार्टिंग में क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जो व्यापार करने आई थी, वो क्या बन गई, एक पॉलिटिकल एंटिटी, मतलब एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी है, राइट। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। क्या है सबसे बेस्ट एग्जांपल, तो 1857 तक द कंपनी केम इनटू डायरेक्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ टेरिटरी एंड 78% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अपने देश के 63% टेरिटरी, जमीन पे उसका रूलिंग स्टार्ट हो गया था, और लगभग 78% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो इनके कंट्रोल में था। आर यू गेटिंग दिस, मतलब 80% भारत की आबादी को अब कौन रूल कर रहा है, अंग्रेज रूल कर रहे हैं। कब, 1857 की क्रांति के टाइम पे, राइट। 1857 की क्रांति
कि पहले क्या हुआ, तो 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेजों ने अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की है पूरे के पूरे एरियाज में, राइट। लोकल लेवल पे, बड़े स्तर पे बस अपने आप को एक्सपेंड ही किया हुआ है। कैसे एक्सपेंड किया है, तो उन्होंने बंगाल में सिराजुद्दौला को हराया। ये सब देखो, इसको मैंने क्लियर कर दिया अच्छे से। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट। मीर जफर, बंगाल हराया। बंगाल में किसको हराया, तो याद करो, बंगाल में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, बाद में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में किसको हराया, तो सिराजुद्दौला को हराया। फिर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में किसको हराया, मीर कासिम को हराया, रॉबर्ट क्लाइव की मदद से, राइट। ये सबके सब चीजों से आपको क्या पता चल रहा है, किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, फैला रही है, और धीरे धीरे करके पूरे देश में अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है, राइट। अभी हमने कहां तक पढ़ा है गाइस, तो अभी हमने पढ़ा है 1775 तक। तो एक रिकैप, बस एक क्विक रिकैप, राइट, साथ में करते हैं। हमने कैसे स्टार्ट किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कब आती है, 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती, यूरोपियंस आते हैं। कौन आता है, वास्को डी गामा, राइट। कहां पे आते हैं ये, तो ये कैलीकट में आते हैं, राइट। कहां है ये, केरला में है, राइट। इसके बाद से आना इनका स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा 1600 के आसपास में जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक चार्टर दिया। चार्टर क्या साइन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पूरा अधिकार है कि वो ईस्ट में आकर के कहीं भी ट्रेड करे, राइट। और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्टार्ट होता है। 1651 के आसपास में मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सबसे पहली फैक्ट्री डालती है, राइट। इनको औरंगजेब जी ने फरमान दे दिया था कि ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे, राइट। उसका इन्होंने मिसयूज करना स्टार्ट किया, और बाद में जाकर के बंगाल में खास करके इन्होंने इस ट्रेड राइट का बहुत मिसयूज किया है। जहां से हमने किसको किसको देखा, मुर्शिद कली खान, अलवर्दी खान, और उसके बाद में सिराज उद दौला, राइट। सिराज उद दौला के साथ हमने क्या देखा, प्लासी का युद्ध हुआ, राइट। और इसके बाद में किसको रूलर बनाया गया, जफर को या कजीम को, तो जे पहले आता है, तो मीर जफर को रूलर बनाया जाता है, राइट। और फिर जफर से हटा करके कजीम को बनाते हैं, और कजीम के टाइम में क्या होता है, तो कजीम के टाइम में हमारा बैटल ऑफ बक्सर होता है। ये हमने कवर किया। प्लासी कब होता है, 23 जून 1757। बक्सर कब होता है, 22 अक्टूबर 1764। क्या ये डेट्स को ऐसे रटना याद है, नहीं याद है, नहीं रटना है। इनफैक्ट मैंने 2-3 बार बोला, 2-3 बार देखा, 1-2 बार क्लासेस में पढ़ाया, ऑफलाइन एकेडमीज में पढ़ाया, तो मेरे दिमाग में छप गया, राइट। अभी मेरे को ये सब देखना नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन एकेडमीज में 1-2 बार इसको पढ़ा दिया हुआ है। मतलब अल्टीमेटली मेरा भी रिवीजन हो गया, राइट। सो ऑल आई वांट इज कि आप इसको जितनी बार देखोगे आपका रिवीजन उतने बार होगा, फिर ये अपने आप के दिमाग में छपते चले जाएंगे। आपको फिर पढ़ना नहीं है, सब कॉन्शियसली आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, एंड यू विल नेवर नो कि आपके टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं। सो ऑल आई वांट टू से इज कि जो भी एनसीईआरटीज में आप पढ़ रहे हो, इनफैक्ट जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो, ट्राई टू रिवाइज देम। जितना हो सके उतना रिवाइज करो, बिकॉज रिवीजन इज द की। यू नो, बहुत लोग हैं जो 60% सिलेबस कवर करेंगे और 60% सिलेबस कवर करके रिजल्ट ले आएंगे, क्योंकि 60% के ऊपर कट ऑफ जाना नहीं है। उन्होंने जितना पढ़ा उतने को 10 बार, 15 बार, 20 बार रिवाइज कर लिया। बहुत लोग हैं जो 100% सिलेबस कवर करेंगे बट फिर भी कट ऑफ नहीं क्लियर हो पा रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया, उसको डाइजेस्ट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, और इसी कारण रिजल्ट नहीं आया। सो व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप कितना भी पढ़ रहे हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में कितना लेकर के जा रहे हो, आपके पास ये नोट्स के फॉर्मेट में कितनी चीजें जा रही हैं। अभी हमने जो भी बैचेस में कवर किया है, या जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी आपके पास ये नोट्स है, एक्चुअली में आप इसको कितना कंसोलिडेट करके एग्जाम में लेकर के जा रहे हो, उससे डिसाइड होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, इससे नहीं कि आपने कितना पढ़ लिया, राइट। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि मिनिमम सोर्स को रखेंगे और ज्यादा रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1765 के आसपास में क्या होता है, 64 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। अब देखो, एक चीज मैंने आपको अभी बैच में बताया कि बक्सर के बाद में, आफ्टर बक्सर, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि अब हम ही अब क्या है, नवाब है, चलो अपने आप को यहाँ नवाब बना देते हैं। उन्होंने अपने आप को नवाब बना दिया, राइट। और अपने पास में उन्होंने रख लिया दीवानी राइट। दीवानी राइट मतलब द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। जो भी टेरिटरी उनके कंट्रोल में था उसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए, कंपनी। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू होगा कौन देखेगा, कंपनी देखेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, अभी तक बक्सर के पहले तक, राइट, मतलब 1764 तक अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से ट्रेड करना है तो क्या खरीदते थे, स्पाइसेस लेके जाते थे, कार्डमोन लेकर के जाते थे, सिल्क लेके जा रहे हैं,
इंडिगो लेके जा रहे हैं, कॉटन लेके जा रहे हैं, ये सब चीजें कौन लेके जा रहा है? अंग्रेज इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं? इंग्लैंड लेकर के जा रहे हैं। तो अगर ये चीजों को यहां से इंग्लैंड लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इंग्लैंड से लेकर के आ रहे होंगे, तभी तो ट्रेड होगा ना भाई। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में एक ही इंसान का राज्य है, एक ही करेंसी है कि इंग्लैंड वाले करेंसी लेकर के आए और सामान लेके जाए, जैसे आज के टाइम पे होता है। पॉसिबल तो था नहीं, हर राजा अलग है, उसकी करेंसी अलग है, उसका इकोनॉमी अलग है, तो कैसे करेंगे इंडिया में ट्रेड? तो सिंपल सा था, वो इंग्लैंड से गोल्ड लेकर के आते थे। बहुत सिंपल है, वो इंग्लैंड से सिल्वर लेकर के आते थे। अब ये गोल्ड और सिल्वर इंडिया में लेके आते थे और इसी गोल्ड सिल्वर के बदले में ये सारा प्रोडक्ट लेके आते थे। स्पाइस लेके गए, कार्डमोन लेकर के गए, सिल्क लेकर के गए, कॉटन लेके गए। ये सब किसके बदले में लेके आ रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर के बदले में। 1764 में बक्सर के बाद जब उनको दीवानी राइट मिलता है बंगाल का, जब उनके पास में अधिकार हो जाता है कि पूरा बंगाल का लैंड रेवेन्यू राइट अंग्रेजों के पास है, तो अब अंग्रेज ये गोल्ड और सिल्वर लाना बंद कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं कि चलो इंडिया में बंगाल से जो पैसे हम कमा रहे हैं, इसी पैसे से इस सामान को खरीदते और अपने देश लेके चले जाते हैं। मतलब somehow they started financing their own budget। जो भी चीज उनको खरीदना था, जिसके लिए पहले वो गोल्ड और सिल्वर लेके आ रहे थे, अब उस चीज को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो इंडिया का दीवानी राइट मिलने के कारण इंडिया के लोग से ही लेकर के इंडिया में खरीद लेते थे। राइट, यहां से जमींदारी राइट मिल गया, यहां से टैक्स आया, उस टैक्स के पैसे से ये सब रॉ मटेरियल खरीदा, उसको भेज दिया कहाँ? इंग्लैंड। पहले इन रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना मंगाते थे, चांदी मंगाते थे, क्योंकि करेंसी था ही नहीं। सोना चांदी के एक्सचेंज में ये स्पाइसेस लेके आते थे। अब कैसे लेके जाएंगे? तो इंडिया में उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। इंडिया में जो मिल रहा है उसी की मदद से स्पाइसेस खरीद रहे हैं, कॉटन खरीद रहे हैं, इंडिगो खरीद रहे हैं। कहां भेज दे रहे हैं? इंग्लैंड भेज दे रहे हैं। राइट, अपने आप को फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बक्सर जीतने के बाद 1764 के बाद में अब उनके पास में पूरा का पूरा क्या आ गया? लैंड रेवेन्यू आ गया। क्यों लैंड रेवेन्यू आ गया? क्योंकि अब उनके पास में दीवानी राइट आ गया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, अब आप लोगों का वर्क क्या है, होमवर्क क्या है? तो आप लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डुअल गवर्नमेंट जो 1765 से लेकर के 1772 तक रहा था, इसको पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको स्टार्ट किसने किया और इसको एंड किसने किया। आई नो 90% बच्चे अभी तक ये वीडियो को स्किप कर चुके होंगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली यहां तक देख रहे हैं, देन आई स्ट्रांगली बिलीव कि यू गाइस आर वेरी 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 पैशनेट अबाउट कवरिंग योर सिलेबस एंड यू आर वेरी कंसिस्टेंट, कि आप बेसिक बुक्स को इतनी कंसिस्टेंट तरीके से कवर कर रहे हैं। तो इसको सर्च करना और इसको राइट डाउन करना और रिवाइज करना। क्यों रिवाइज करना? क्योंकि अभी मैं ये पूरा बताऊंगा तो इट विल बी गोइंग टू लॉन्ग। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको रिवाइज कर लोगे, इट विल बी डन। राइट, इसके साथ साथ में हमने इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर अप कर लिया। राइट, अब यहां पे ना एक चीज स्टार्ट होता है कि अंग्रेजों ने इंडिया में एग्रीकल्चर के साथ साथ में कुछ टैक्स स्टार्ट किया, टैक्स रिज्म स्टार्ट किया। जैसे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, जैसे रेतवारी हो गया, जैसे महलवारी हो गया। इसको फटाफट कवर करेंगे, फिर टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। देखो, इसको मैं यहां पे कवर करने की कोशिश की हुई है। वैसे बाय द वे होता क्या है इसमें? ओके, सबसे है पहला परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को शुरू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया 1793 में। राइट, ये स्टार्ट कहां गया? तो ये बिहार और बंगाल में स्टार्ट किया गया। होता क्या है, ऐसा नहीं बताता हूं, पूरा पूरा लिख ही देता हूं। परमानेंट सेटलमेंट, नाम क्या है इसका? परमानेंट सेटलमेंट, मतलब हमेशा के लिए एक सेटलमेंट, कोई लफड़ा ही नहीं है। एक बार हमने फिक्स कर दिया कि हमें कितना पैसा चाहिए, सेटल हो गया, फाइनल, डन। इसी को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया कि किसी भी जगह में, वो जगह कौन सा है? बंगाल और बिहार, इन दो जगहों पे उन्होंने टैक्स को फाइनल कर दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि बंगाल वाले एरिया में या फिर बिहार वाले एरिया में एक रेट फिक्स कर देते हैं कि ये एक रेट है एक्स। अब इसी एक्स रेट पे हमको हर महीने अपना लैंड रेवेन्यू चाहिए। राइट, और इसमें कोई झिक झिक पिक पिक नहीं। राइट, अब ये रेवेन्यू कैसे फिक्स होगा? तो वो कहते थे कि एक काम करो, जमींदार को लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि जो जमींदार है ना, ये लोकल है, इसको पता है कि गांव में लोग कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, कितना उपजाएंगे, हमें नहीं पता, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे।
तो जमींदार को लेकर के आओ, और जमींदार का ड्यूटी ये होगा कि भाई जितने भी जमींदार हैं अब वो गांव गांव जाएंगे और गांव में जाकर के वहां से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और अंग्रेज को ला करके देंगे। बस हमारा लफड़ा खत्म। अब ये जमींदार कितना लैंड रेवेन्यू ला करके देंगे तो ये एनसीईआरटी में नहीं बताया, बट फिर मैं बता दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया कि ऐसे 10 जमींदार को सपोज करो बुला लिया, मतलब एक हाइपोथेटिकल नंबर है, 10 20 50 जितने भी है, और बिडिंग सिस्टम रखती है। मतलब उनके सामने बोल दिया कि अच्छा ये बताओ कि आप लोगों को अगर हम जमींदार बताते हैं तो आप में से कौन कितना लैंड रेवेन्यू हमें ला करके देगा। तो कोई कह रहा है कि सर मैं 10 किलो ले आऊंगा, एक कह रहा है मैं 20 किलो ले आऊंगा, एक कह रहा है मैं 22 किलो ले आऊंगा, एक कह रहा है मैं 50 किलो ले आऊंगा। तो किसको बोलेंगे, ठीक है भाई जो तुम 50 किलो लेके आओगे, हाँ तो ठीक है तुमको ही जमींदार बना दे रहे हैं, लेकर के आओ 50 किलो अनाज लैंड रेवेन्यू के रूप में। अब जिस जगह का इसको जमींदार बनाया गया उस जगह पे मुश्किल से 15 किलो का ही अनाज उपजता है। अब ये 50 किलो कहां से लाएगा, खुद का ड्रॉबैक सिस्टम है ना ये, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बिडिंग सिस्टम में इतना ज्यादा बिड कर दिया उसने कि वो लाना ही पॉसिबल नहीं है, और इसी चक्कर में पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। जमींदार पैसा दे नहीं पाए और अंग्रेजों ने सीधा बोल दिया था कि अगर जमींदार अपने जमींदारी का अधिकार से पैसा नहीं दे पाएंगे तो उनकी जमींदारी के राइट हम छीन लेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि 10 साल के अंदर लगभग 70 से 80% जमींदार को बदल दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि वो जमींदार अपने टारगेट को ही पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं पूरा कर पा रहे, उन्होंने नंबर ही इतना हाइपोथेटिकल रख दिया है कि पॉसिबल ही नहीं है उतने अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू को लेकर के आना, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा परमानेंट सेटलमेंट कोलैप्स कर गया। तो सीधा सीधा बता, परमानेंट सेटलमेंट को शुरुआत किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है 1793 में, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार और बंगाल में स्टार्ट किया गया। लैंड ऑनर्स कौन थे, इसका ऑनरशिप जमीन का अधिकार किसके पास है, जमींदार के पास में। मतलब उस गांव में अगर 20 किसान है और उन 20 की अपनी अपनी जमीन है, वो अपनी जमीन पर कुछ खाना उपज रहे हैं, कुछ भी उपजा रहे हैं, राइट। अब जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट का शुरुआत होता है तो उन 20 जमीन जो किसान थे उनकी जमीन पे जमीन का अधिकार किसका होगा, जमींदार का होगा, जिसको वहां पे जमींदार बनाया गया है, राइट। इस तरीके से सिस्टम स्टार्ट किया गया। ये फ्लॉप हुआ, फिर एक नया सिस्टम आता है रयतवारी सिस्टम। इसका नाम ही है रयतवारी। रयत मतलब क्या होता है, पीजेंट। मतलब सीधी सी बात है कि अब हम पीजेंट से आकर के टैक्स लेंगे, हमको कोई जमींदार चाहिए ही नहीं, लफड़ा ही नहीं चाहिए। तो रयतवारी सिस्टम में हम हर कुछ टाइम पे एक एरिया के लैंड रेवेन्यू को फिक्स करेंगे कि हमको इतना ही यहाँ से लैंड रेवेन्यू चाहिए, और हम पीजेंट से आकर के इकट्ठा करेंगे, राइट। हमें कोई जमींदार नहीं चाहिए बीच में जो लफड़ा करे। तो रयतवारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया, थॉमस म्यूनरो, नाम याद रखना, ये मैं आपको दे दूंगा रिवीजन के लिए। थॉमस म्यूनरो ने 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया। कहां पे स्टार्ट किया गया, तो साउथ इंडिया में स्टार्ट किया गया, बेसिकली महाराष्ट्र में और गुजरात में, और कुछ पार्ट साउथ इंडिया के। यहां पे डायरेक्ट फार्मर से लिया गया, बट ये सिस्टम भी कोलैप्स कर गया। क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं था। हर कुछ टाइम पे आप लैंड रेवेन्यू चेंज कर रहे हो, उतना पैसा आ नहीं पा रहा है, राइट। वैसे एक और सिस्टम स्टार्ट किया गया, महलवारी सिस्टम। इसका नाम क्या है, महल। महल मतलब गांव को पहले एक महल कहते थे, एक एरिया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम पहले हम हर इंसान से टैक्स ले रहे थे, अब महलवारी सिस्टम में हम पूरे गांव से टैक्स लेंगे। मतलब हो सकता है कि आपके गांव में 10 लोग हो, राइट। इन 10 लोगों में से 8 लोग हो जिनके पास फसल अच्छी हो गई, 2 लोगों के पास फसल अच्छी नहीं हुई, तो हम पूरे कंबाइन 10 लोग का फसल एक बार में ले लेंगे। तब ये 8 और 2 के बीच में ना लोग अपने आप शॉर्ट आउट कर लेंगे कि चलो ठीक है ये गरीब इंसान है, इसकी फसल नहीं हुई, तो इसके बदले का हिस्सा का टैक्स हम ही लोग दे देते हैं क्योंकि हमारे पास फसल ठीक ठाक हुई है। तो इससे क्या हुआ, किसी के ऊपर बर्डन नहीं आया, महलवारी सिस्टम। तो ये अलग अलग तरीके के 3 सिस्टम बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा, परमानेंट एंड रयतवारी एंड महलवारी। इसी को बहुत ही बेसिक लेवल पे आपके एनसीईआरटीज ने यहाँ कवर करने की कोशिश की है, उसके प्रॉब्लम के साथ में, जो कि हमने भी बैच में कवर कर लिया, राइट। रयतवारी, महलवारी एंड ऑल दिस। अब एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसका है क्रॉप्स फॉर यूरोप। देखो ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, इसके बाद से ही चैप्टर खत्म है। क्रॉप्स फॉर यूरोप। एक्चुअली आई एम ऑल्सो फीलिंग बिट टायर्ड बिकॉज अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 3:42, मतलब सुबह होने वाला है, 4 बजने वाला है। ये क्लास मुझे एक्चुअली मैं आज दिन में रिकॉर्ड करना था, बट आई वॉज एंगेज्ड इन हेल नंबर ऑफ थिंग्स इधर उधर के चक्कर में। सो आई वाज लाइक कि आज सोने से पहले इसको रिकॉर्ड करना ही है। सो आई जस्ट केम अप विद द एनसीईआरटी एंड माय नोट्स, राइट। बट एनीवेज जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, और बाकी आप एनसीईआरटी को 1-2 बार रिवाइज करना। अभी ना इन टॉपिक्स में ना बहुत डेप्थ है, मैं बहुत अंदर तक कवर करा सकता हूँ, बट मैं बहुत जानबूझ के अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर किसी की हिस्ट्री बहुत डेप्थ में कवर नहीं है तो उसके लिए भी एक लेक्चर बेनिफिशियल होना चाहिए, चीजें कनेक्ट कर पाए वो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो क्रॉप्स फॉर यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बस यही है कि आप इंडिया में पहले
क्या कर रही थी, लैंड रिवेन्यू, सिर्फ और सिर्फ लैंड रिवेन्यू की बात कर रहे थे कि हम परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, रैयतवारी के थ्रू, महलवारी के थ्रू कैसे भी करके क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लैंड रिवेन्यू इकट्ठा करें। लेकिन लैंड रिवेन्यू के साथ साथ में हमें दूसरा काम भी करना है, क्या, कि जो क्रॉप्स की डिमांड यूरोप में है उसको इंडिया में उपजाते हैं ना भाई, क्योंकि यहाँ पे वो क्रॉप्स उपजेंगे तो हमारे यूरोप वाले लोग खुश होंगे, उनको वो क्रॉप मिलेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिगो। इंडिगो का इस्तेमाल क्यों करते थे, याद रखना, मेन सारा पॉइंट है, डाई करने के लिए। उनको अपने कपड़े पे ब्लू कलर चाहिए, राइट, और इसका सब्स्टिट्यूट वहां मिल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इंडिगो हमेशा याद रखना ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, राइट। इंडिया में ट्रॉपिकल एरियाज है, इंग्लैंड वाला टेम्परेट एरिया में आता है, राइट। अब ट्रॉपिकल एरिया तो अफ्रीका वाला रीजन भी है जहां पे अंग्रेजों का शासन था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन बाकी ट्रॉपिकल एरियाज में अचानक से इंडिगो का प्लांटेशन का प्रोडक्शन कम हो गया। उसी को मैनेज करने के लिए इंडिया में इन्होंने इंडिगो पे बहुत खर्चा किया कि भाई हमें इंडिगो बहुत ज्यादा चाहिए, कैसे भी करके इंडिगो प्लांटेशन बढ़वाओ इंडिया में जाकर के। और यहाँ पे क्यों बढ़वाओ, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया और यहाँ से इंडिगो प्लांटेशन का इशू स्टार्ट होता है। अब वो कहते हैं कि आपके एरिया पे, आपकी जमीन में जितना भी एरिया ना उसका 25% पे आप इंडिगो बोइए, इंडिगो को उपजाओ, और वो इंडिगो हमें चाहिए इंग्लैंड में, राइट। और यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होता है। इसी को लेकर के 1858 या फिर 1860s के आसपास में ना एक इंडिगो को लेकर के रिवोल्ट होता है पूरे देश में, और अंग्रेज इस इंडिगो के प्लांटेशन को कम कर देते, बोलते कि हाँ ठीक है भाई, बंगाल में अब इंडिगो की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल में ऑलरेडी 1700 समथिंग में एक फैमिन आया था, भूखमरी आया था, बहुत लोग मर गए थे। और इंडिगो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जहां पे आप बार बार इंडिगो की खेती करोगे ना, नील की खेती इसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो जमीन बंजर हो जाती है, और जैसे ही वो जमीन बंजर हो गई अब वो किसी काम की नहीं है, राइट। तो इसीलिए इंडिगो प्लांटेशन को हमेशा से अंग्रेज चाहते थे कि हम प्रमोट करें, क्योंकि इंग्लैंड में चाहिए, ट्रॉपिकल है, इंडिया में ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है। लेकिन इंडियंस नहीं चाहते थे क्योंकि इससे नुकसान हो रहा था उनको, राइट। उनकी जमीन बंजर हो रही थी, प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी दीवानी राइट अंग्रेजों के पास है, तो बहुत पैसा नहीं मिल रहा था, जबरदस्ती का इंडिगो लेकर के जा रहे थे, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी, राइट। और ये एक बहुत बड़ा सा इशू रहा है। इनफैक्ट जब हम अभी आने वाले बैचेस में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से महात्मा गांधी जब इंडिया में आते हैं और चंपारण जाते हैं, तो वहां पे इंडिगो ही प्लांटर्स का इशू चल रहा था, नील की खेती को लेकर के, राइट। और यही रीजन है कि जब 1807 में इंडिगो को लेकर के लोगों ने रिवोल्ट किया, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है, जो भी यूरोपियन प्लांटर्स है वो इंडिगो की उपज नहीं करवाएंगे इंडिया में, सॉरी बंगाल में, क्योंकि यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो सारे के सारे बंगाल छोड़ के बिहार और असम चले गए। और इसीलिए बस बिहार में आप चंपारण में देखोगे कि महात्मा गांधी आते हैं 1917 में, तो इंडिगो का रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि हिस्ट्री के बीच में ना कनेक्शंस है, वी फॉरगेट टू मिस आउट दोस कनेक्शंस, बिकॉज हम कभी एनसीईआरटी के तरीके से, एनसीईआरटी के अप्रोच से चीजों को नहीं पढ़ते, राइट। एंड दैट इज व्हाट एनसीईआरटी इज विलिंग टू टेल अस हियर। तो इससे आपका मेंस के डायमेंशंस और क्लियर होते जाएंगे, राइट। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि उसी इंडिगो की मदद से, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे एनसीईआरटी ने, कि इसमें दो पिक्चर है, राइट। जो आपके लेफ्ट साइड में, मतलब ये कलमकारी पेंटिंग, ये इंडिगो की मदद से इन्होंने कलमकारी पेंटिंग की है। और दूसरे तरफ में विलियम मॉरिस ने कॉटन के ऊपर में एक पेंटिंग कराया है। ये दोनों के दोनों में जो आप कलर देख रहे हो ब्लू कलर का, वो इंडिगो यूज किया गया और वो इंडिया का है, राइट। यानी कि इंग्लैंड में भी इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और इस तरीके के डिजाइन कलरिंग करने में, कपड़ों के ऊपर में इंडिगो का प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प होता था। इसलिए अंग्रेज हमेशा से चाहते थे कि इंडिगो प्रोडक्शन इंडिया में जितना भी हो कहां चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, राइट। इसी चीज को यहाँ पे कवर किया गया, एंड आई थिंक वी आर डन टू दिस पार्ट, ओके। वी हैव कवर्ड ऑल दिस, और इसके साथ में आई स्ट्रांगली फील कि हमारा ये जो टॉपिक इंडिगो वाला ये कवर हो गया। यस, वी आर डन। तो यस, ये ब्लू रिबिलियन जो मैंने आपको बताया 1860s के आसपास में होता है, ब्लू रिबिलियन, राइट। तो ये भी हमने अभी कभी कवर अप कर लिया, एंड दिस इज हाउ द चैप्टर फिनिशेस। आई थिंक देयर इज सम इशू, ठीक है। ये हलवारी तहलवारी खत्म हो गया। अब ये आता है ट्राइबल डिकोस एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। मतलब सीधी सी बात है कि ट्राइबल रिविलियन होना स्टार्ट होता है इंडिया के अलग अलग कोने पे। और ट्राइबल रिविलियन क्यों होना स्टार्ट होता है, देखो ये सब मैंने पढ़ा दिया हुआ है, बाकी आप इसको एक रीडिंग करोगे तो टॉपिक फटाफट खत्म है, इसके बाद से कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ट्राइबल रिविलियन एक पेज का है, बस इसको मैं फटाफट समझा दूंगा, ये भी खत्म है। देखो हमने क्या देखा, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जीता, मराठा को जीता, राइट, अलग अलग जगहों को जीते, फिर अपने आप को एक्सपेंड किया उन्होंने, फिर इंडिगो जैसे प्लांटेशन को लेकर प्रमोट किया, निजामत, उनके पास में दीवानी राइट्स आ गए,
लैंड रेवेन्यू का राइट आ गया। तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थे, अब वो ट्राइबल एरियाज में भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। ट्राइबल्स के साथ प्रॉब्लम क्या था? तो ट्राइबल्स के साथ यही प्रॉब्लम था कि जो ट्राइबल्स है ना वो एक जगह नहीं रहते भाई, वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह ऐसे कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते। और अंग्रेजों को चाहिए था कि हम इनको एक जगह रोके, एक जगह रुकेंगे तो हम इनको पीजेंट्स के रूप में कहीं पे खेत में लगा सकते हैं, वहां से रेवेन्यू आएगा तो पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो हमेशा अंग्रेज ये सोचते थे कि हम किस तरीके से ट्राइब्स को ना सेटल लाइफ दे दे, और ट्राइब्स को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आगे आपको पता चलेगा कि मुंडा मुंडा ट्राइब है, उनके साथ में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। बिरसा मुंडा का यहाँ पे नाम इस्तेमाल किया गया, राइट। सो यू विल फाइंड ऑल दिस, जस्ट अ सेकंड, यस, बिरसा मुंडा इज देयर, राइट। बिरसा मुंडा का यहाँ पे इशू बताया हुआ है कि इनको एज अ ग्लोबल लीडर इमर्ज किया गया। और सबसे बड़ा इशू क्या था? तो वही बात है कि बिरसा मुंडा 1897 में इम्प्रिजनमेंट, जेल से निकलते हैं, राइट। और इसके बाद में वो बहुत ही कोशिश करते हैं कि इस मोमेंट को एक बड़े स्तर पे लेकर के जाए, अंग्रेजों के अगेंस्ट में लेकर के जाए। और आफ्टर फ्यू ईयर्स शायद कॉलेरा के कारण उनकी डेथ हो जाती है, और फिर ये मोमेंट कहीं ना कहीं जाकर के स्टक डाउन, रुक जाता है। बस यही बताया एनसीईआरटी ने, बस बहुत बेसिक लेवल में बताया। इसमें बस उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि जो कल्टीवेटर्स थे वो झूम कल्टीवेटर्स, मतलब एक ऐसा कल्टीवेशन का प्रोसेस था जहां पे वो खेत में आते थे और जो पहले से फसल होती थी ना उसमें आग लगा दी है, वो फसल राख हो गई, तो उसमें ऐसे गए और बस अपने अनाज के जितने बीए थे उसको फेंक दिया, और फिर से अपना अनाज जो बच गया कुछ टाइम वहां पे रहे, अनाज वहां से जब ले लिया तो उस जगह को छोड़ करके कहीं और चले गए। मतलब ट्राइबल्स जो जनजाति है वो एक जगह नहीं रुक रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, बस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और अंग्रेजों के लिए चैलेंज है, क्योंकि अंग्रेज रिटर्न रिकॉर्ड्स पे बिलीव करते हैं, सेंसस पे बिलीव करते हैं, ऑफिशियल डाटा पे बिलीव करते हैं। अब एक इंसान जो बार बार मूव कर रहा है वो कहां से आपके रिटर्न रिकॉर्ड में आ पाएगा, राइट। तो इसलिए उनको रोकने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, और इसी को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको ब्रिटिशर्स के साथ में, अंग्रेजों को एक्चुअली ट्राइबल्स के साथ में हो रही थी, जिसमें बिरसा मुंडा का थोड़ा सा जिक्र एनसीईआरटी ने किया हुआ, और उसके साथ में चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। द चैप्टर्स नेम इज रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। यस, अब ये जो चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857, यहां से हिस्ट्री आपकी ड्रास्टिकली चेंज होती है, राइट। तो इस रिवोल्ट में 1857 का जो रिवोल्ट था ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस रिवोल्ट में ना इंडिया के कुछ रीजनल सेंटर्स थे, कुछ ऐसे क्षेत्रीय सेंटर्स थे जहां से अंग्रेज रूल करना स्टार्ट करते हैं पूरे देश के अंदर में, राइट। उन्हीं के बारे में अभी हम बैचेस में पढ़ेंगे, जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं, राइट। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति क्यों होती है रिवोल्ट? बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इस रिवोल्ट के शुरू होने के ना कुछ रीजंस थे। सबसे पहला रीजन क्या था? देखो यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस बताया हुआ है। पॉलिटिकल रीजन में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने स्टार्ट किया? डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? कोई भी इंपायर है उसके पास में अगर उसका कोई पुरुष शासक, उसका सक्सेसर नहीं है, तो एम्पायर कौन आ जाएगा? अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस तरीके की प्रोसेस है ना, अंग्रेज अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे पूरे देश में, और जो लोग थे, जो रूलर्स थे, जो इन प्रोसेस से अपने एम्पायर्स को खो रहे थे, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या देखने को मिला कि एक टेंशन क्रिएट होते जा रहा था अंग्रेजों के बीच में प्लस लोकल लोगों के बीच में, राइट। और वो कहीं ना कहीं टेंशन रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक रूप लेता है, राइट। तो 1857 का अगर मैं रिवोल्ट की बात करूं तो इसमें एक तो रिलीजियस रीजन भी है। रिलीजियस क्या है? जिसको आप मिलिट्री रीजंस कहते हैं। मिलिट्री रीजंस क्या है इसके अंदर में? तो बहुत सिंपल सा रीजन है, बस यही रीजन है कि उनकी जो बंदूक थी ना जिससे वो लोड करते थे, ग्रेज कार्ट्रिज कहते हैं उसको, राइट। ऐसा किसने अफवाह फैला दिया कि उस बंदूक में जिसको वो लोड करते थे उसको ना दांत से रिफिलिंग करते थे, क्योंकि बहुत मजबूत होती है। तो जिस चीज को दांत से रिफिलिंग करते थे ना, ऐसा कह दिया गया कि वो सुअर, पिग, पॉर्क, सुअर की चमड़ी से बनता है, राइट। तो इस हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में ना टेंशन क्रिएट हो गया, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए अंग्रेज इसको कभी कभी कहते हैं क्या कि एक्चुअली में सेपॉय म्यूटिनी है। इट इज अ सेपॉय म्यूटिनी। ये किसका कहना है? ये अंग्रेजी हिस्टोरियंस का कहना है कि जो देश के सेपॉयज थे ना उन्होंने हमारे अगेंस्ट में रिवोल्ट किया है। वो ये नहीं बताना चाहते कि पूरे देश के राजा हमारे अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे थे, हमसे इतना परेशान हो गए थे। वो बस बोल रहे थे कि जो कुछ सैनिक थे ना वो हमारे अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे थे, अपने आप को छुपाने के लिए, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो ऐसा कहा गया है कि इट इज फर्स्ट वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस, देश की आजादी का ये सबसे पहला वॉर है। सबसे पहला हमने देश की आजादी को लेकर के युद्ध जो लड़ा था वो था 1857 की क्रांति। किसने कहा है? वी डी सावरकर। अब ये फैक्ट्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ऑलरेडी बैचेस में कराया हुआ ऑफलाइन क्लासेस में, राइट? तो मेरे दिमाग में भी थोड़ा स्टिक कर गया है। तो इसको ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला, सो द आंसर इज वी.डी. सावरकर। इट इज क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से 1857 का रिवोल्ट होता है। अब उसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट से रूलर्स हैं, राइट, जिनके टाइम पे रिवोल्ट होता है। अब ये जो सेपॉय म्यूटिनी हुआ है ये एक्चुअली में कहां से स्टार्ट हुआ है? तो इसको इन्होंने मेरठ, याद रखना, मेरठ से सिपाही चलते हैं शायद 9 मई 1857 को, 10 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं, जब वो लाल किले के सामने आते हैं और वहां पे उन्होंने म्यूटिनी स्टार्ट किया था, रिवोल्ट स्टार्ट किया हुआ था, राइट? इसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया हुआ है। एंड ये मैंने मिलिट्री कंटेंट आपको बता दिया। इसमें बहुत बड़े नाम है मंगल पांडे, तो आपको बताना है कि मंगल पांडे जी का क्या रोल था 1857 के रिवोल्ट में, राइट? अब देखो कौन कहां से लड़ रहा था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कवर कर लेंगे तो इसके बाद से हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको जूम करता हूं मैं। देखना, मंगल पांडे, इन्होंने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया। इनिशियली इस रिवोल्ट को इन्होंने प्रमोट किया था मंगल पांडे, इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई कहां से लड़ रही है भाई? ये तो ये झांसी से लड़ रही, याद है सबको। नाना साहब कहां से लड़ रहे हैं? नाना साहब बेचारे कानपुर से लड़ रहे हैं। बेगम हजरत महल कहां से लड़ रही है? तो बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही है, लखनऊ से। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना। हजरत महल कहां से थी? लखनऊ से थे। नाना साहब कहां से थे? कानपुर से थे, राइट? ये पूछ देता है ऐसे फैक्चुअल कि कौन सा कहां से रूलर लड़ रहा था, फाइट कर रहा था। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम से ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट? इससे थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। और भी एक दो पर्सनालिटी से जो अलग अलग जगहों से लड़ रहे थे, एक बार आप उनको देख लेना। एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ में नहीं बताया हुआ, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इनका इंडेक्स बना दिया हुआ, राइट? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का सबसे बड़ा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ड्रॉबैक क्या है, क्या है सबसे बड़ा घाटा, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि देयर वाज नो सेंट्रल लीडरशिप। मतलब क्या है? मतलब सेंटर में कोई ऐसा नहीं है जो पूरे के पूरे देश में रिवोल्ट को केंद्रित करके रखे। सब अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। नाना साहब अपने हिसाब से लड़ रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई अपने हिसाब से लड़ रही हैं, बेगम हजरत महल अपने हिसाब से लड़ रही हैं। जब गांधीयन इरा में पढ़ोगे ना तो उसमें देखोगे कि महात्मा गांधी सेंट्रल लीडरशिप में। अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो सिविल डिसोबीडियंस से स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा देश उसी दिशा में जा रहा है। तो आप देखोगे कि जब भी कोई सेंटर में लीडर होता है ना तो वो मूवमेंट बहुत इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पे कोई सेंटर में ही नहीं, जो रीजनल रूलर है अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, कोई कहीं भी लड़े जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी जितनी भी एनर्जी है, इतने सारे रूलर्स होने के बाद, रिसोर्स होने के बावजूद भी वो ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पा रहे हैं। उनका डाउनफॉल होने स्टार्ट हो जा रहा है, धीरे धीरे करके वो खत्म होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या दिख रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप का ना होना एक सबसे बड़ा रीजन था 1857 के रिवोल्ट का। और 1857 के रिवोल्ट से एक सबसे बड़ा चेंज जो आया है, हमेशा याद रखेंगे, वो ये है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता था। अब 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और यहाँ पे क्राउन, याद रखना, क्राउन रूल। मतलब अब सीधा सीधा पूरे के पूरे इंडिया में महारानी का शासन आ गया। मतलब पहले क्या था कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया, घंटे पहले बताया मैंने आपको, और उसने क्या किया, पहले व्यापार स्टार्ट किया था, फिर वो बाद में पॉलिटिकल पावर बनती है। पॉलिटिकल पावर कैसे बनती है? बंगाल को जीतती है, सिराजुद्दौला को हराती है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, राइट? उसके बाद से मराठास को हराती है, राइट? मैसूर को हराती है। तो अपने आप को एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करते 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 जब पूरे देश में सबको हरा देती है, लगभग 80% कंट्री उसके कंट्रोल में आ जाता है 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो अब अंग्रेज बोलते हैं कि अब एक काम करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ, अब सीधा इंडिया जो है हमारे रूल में होगा। तो उन्होंने सीधा के सीधा इंडिया में अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। कहां से? 1857 के रिवोल्ट के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। इट इज क्लियर? तो ये कुछ 1857 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही क्रिस्प तरीके से बताया। बाकी आप इसको एक बार रीड आउट करोगे ना तो सेम चीजें आपको दिखेंगी। और 1857 के रिवोल्ट के बाद में हमेशा याद रखना, एक सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये आया है कि इंडिया में खास करके नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागना शुरू हो जाती है। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के पहले तक लोग राष्ट्रीयता की भावना थी ही नहीं, क्योंकि राष्ट्र का, नेशन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मराठास अलग लड़ रहे हैं, सिंध वाले अलग लड़ रहे हैं, राइट? बिहार में अलग लड़ाई हो रही है, बंगाल वाले अलग लड़ रहे हैं। पूरे देश का एक राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट ही नहीं था।
वो कॉन्सेप्ट कब आता है, जब ब्रिटिशर्स पूरे देश को जीत जाते हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद। तब सबको समझ में आता है कि यार भले हम सब अलग अलग राज्यों में थे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो एक ही थी, अंग्रेज। हमारा धर्म तो एक ही था, हमारा लैंग्वेज तो एक ही था, हमारा क्लाइमेट तो एक ही था, कल्चर तो एक ही था, राइट। तब उनके बीच में एक नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना जागती है कि अब आने वाले बैटल्स में हम सब एक साथ लड़ेंगे, राइट। और वहां से फिर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज ऐसे करके नए नए आइडियोलॉजीज आती हैं, राइट। तो उन आइडियोलॉजीज को हम नेक्स्ट बैच में करेंगे। आज हमने 5 चैप्टर्स को कवर किया मॉडर्न इंडिया का। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में आ गया, बट एनीवेज गाइस, आज के बैच में मैंने आपको स्टैंडर्ड 8 की पॉलिटी के 5 मेजर चैप्टर्स कवर अप किए। इनको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना। अगले बैच में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट होते हुए हम गांधी इरा को कवर करेंगे, और अगले बैच में हमारा जो स्टैंडर्ड 8 की हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो आज का जो बैच था फैक्चुअल थोड़ा सा लगा होगा, बट इट इज बिकॉज कि आज का टॉपिक थोड़ा सा वो 1857 से पहले वाला, मैंने आपको पहले क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, थोड़ा फैक्चुअल होता है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के आगमन से लेके यहाँ तक, तो उसको हमने अभी कवर कर लिया हुआ। बाकी इन टॉपिक्स को हमने स्टैंडर्ड 8 के हिसाब से पढ़ा हुआ है, इसको अभी हम डेप्थ में कवर करेंगे जब हम इसको एनबीटी सीरीज में कवर अप कर रहे होंगे, राइट। तो आज हमने यहाँ पे लगभग 5 चैप्टर्स कवर किए। 3 चैप्टर्स जो बचे उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और इन 5 चैप्टर्स के जो भी यहाँ पे नोट्स हैं या जो भी कुछ है कंटेंट, मैं आपको अपने ग्रुप में पावर आईएएस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि ये सारे के सारे टॉपिक्स विल नॉट बी ऑफ एनी यूज अगर आप इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो, राइट। सो मेक श्योर दैट यू गाइस आर रिवाइजिंग देम थॉरोली सो दैट इट इज इन टच, इट इज इन प्रैक्टिस। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में जो गांधीन एरा है उसको फटाफट कवर करते हैं, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो आज के बैच को यहीं पे रखते हैं गाइस। सो स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, so I think it is the time to sleep, right? So anyways guys, let us see tomorrow। फटाफट इसको रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू सो मच।